अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और सुनो पाकिस्तान आपने ट्यून कर लिया होगा और हम अपना बेहतरीन और आपका पसंदीदा शो लेकर आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। मैं हूं उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरा साथ दे रही हैं। मैं हूं माहम जाहिद और नाज़रीन मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आपको सुनो पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। और उज़ैर, आज इतनी हैपनिंग्स हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हैं और क्या पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जमी बर्फ़ है वो पिघलाने में कामयाब हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन जहां एक तरफ आलमी सतह पर पाकिस्तान जो है वो मसीहा बना हुआ है, वहीं अपने घर के अंदर तोंसा से आने वाली एक खबर है जो कि आपका दिल दहला देगी। बीबीसी की एक खुफिया फिल्मिंग ने वो दिखाया है जिसे देखकर आपका जी कलेजा मुंह को आता है। एक ही सुरेंज है और कई मासूम जिंदगियां हैं HIV के खतरे में डाल दिया है अवाम को, और इतनी खतरनाक सूरत हाल है जो आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और क्या ये महज गफलत है या ये एक प्लानिंग है या संगीन एक जुर्म है, क्या हो सकता है, इस पर भी आज हम बात करेंगे और खुलकर बात करेंगे। और जो इसके करता धरता है ना, उनको अंजाम तक पहुंचना चाहिए। और वहाँ अगर आपने ये रिपोर्ट देखी हो तो उसमें जो रिपोर्टर हैं बीबीसी की, जब वो सवाल कर रही हैं MS से, तो वो ढिठाई उनके चेहरे पे बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। यानी वो बड़े मुतमईन है, कोई उनके लिए मसला ही नहीं है, जैसे ये रूटीन वर्क हो। और साथ ही आज फिर हम आपको इसके अलावा ये भी बताएंगे कि जनाब ग्लोइंग स्किन के लिए अंदरूनी केयर आपको ज़्यादा उस पर फोकस करना चाहिए या आपको एक्सटर्नली अपनी स्किन का ख्याल ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। नन्ही मॉडल्स के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे जो बिल बोर्ड्स पर छाई हुई हैं। और आखिर में हम एक ऐसा मौसू जो हर घर की कहानी है लेकिन बात उस पर कोई नहीं करता। हम अक्सर कहते हैं कि अच्छी बहुएं नहीं मिलती, कहीं हम अपने रवैयों से खुद बुराइयां तो पैदा नहीं कर रहे। इस बात पर, इस सवाल पर पहले गौर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाज़रीन, सियासत की गर्मी से लेकर स्किन केयर के मशवरों तक और साथ ही साथ तौंसा के मासूमों के इंसाफ से लेकर घरों के सुकून तक, आज सुनो पाकिस्तान में वो सब कुछ शामिल है जो आप देखना चाहते हैं। तो जनाब 2 घंटे आपने हमारे साथ रहना है, प्रोग्राम को एंजॉय करना है और अपना फीडबैक हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर हमें ज़रूर देना है कमेंट्स की सूरत में, और उसे हम बाकायदा रीड भी करते हैं और उससे हम बिल्कुल फीडबैक से हम कुछ बेहतरी लाने की भी कोशिश करते हैं, आपकी पसंद के मुताबिक भी चीज़ें ऐड करते हैं। और वह सच्ची बात तो ये है, अगर सबसे पहले हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त एक तारीखी मिशन पर है और वो है ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी को यकीनी बनाना। इन्हीं कोशिशों के सिलसिले में हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हैं और उनका वहाँ पर रेड कारपेट वेलकम किया गया। उन्हें वहाँ पे बड़ा गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया गया और पूरी दुनिया ये देखकर हैरान है कि जंगी माहौल के अंदर, जहाँ पर इसराइल से कुछ बाइद नहीं है, हमले किए जा रहे हैं, ईरान में कितने मौजूद मेहमान आए, उनको निशाना बनाया गया। तो ऐसे में वाहिद बहादुर फील्ड मार्शल हैं जो कि ईरान के अंदर पहुंचे हैं, ईरानी सरजमीन पर कदम रखा और पूरी दुनिया में से सिर्फ वाहिद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो कि ईरान पहुंचे सूरत हाल के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। और वाकई जी इस्लामाबाद में अगर हमने देखा मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, कामयाब भी नहीं हुए और दूसरे दौर के लिए भी एतमाद पाकिस्तान पर किया जा रहा है। और ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक आइंदा बुध को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। और मज़े की बात ये देखें कि ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं कि जी डील होने को है और कुछ इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं समंदर में नाकाबंदी हो रही है, ये बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान की जितनी पजीराई हो रही है और आलमी दुनिया में हमें देखें सराहा जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान पहुँचे हैं, शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे हैं, कितनी बड़ी फतह है पाकिस्तान की। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अनप्रेसिडेंटेड मोमेंट्स से पाकिस्तान की हिस्ट्री में और एक रेयरली तो हम ऐसे हालात और वाकयात देख रहे हैं इन 79 ईयर्स कि किसी ने ऐसा सोचा था कि पाकिस्तान वुड हैव सच लाइक ऑफ इन्फ्लुएंस इंटरनेशनली। हम देखे जाए तो जो हम कहते थे, आप देखें द टर्निंग पॉइंट इस पूरे पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में, पाकिस्तान के अहमियत जो बड़ी है, दैट वाज मार्के हक और बुनियाद में महसूस। जबकि जब हमारी लीडरशिप ने बड़े फैसले किए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, सो पाकिस्तान के बाद उसके बाद पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल एकदम ऊंचा हुआ। जब हमने इंडिया को शिकस्त दी, 6 गुना बड़ा दुश्मन, बहुत बड़ा पावरफुल था,
लेकिन उसको ऐसे शिकस्त हुई तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, कांग्रेस में रिपोर्ट सबमिट हुई अमेरिका में, दे एक्नॉलेज पाकिस्तान ने इनको शिकस्त दी है। सो पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल भी बढ़ गया, सिक्योरिटी स्टेबलाइजर हम कहते हैं साउथ एशिया में बन गया है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर देखा हम वेस्ट एशिया में इसलिए है, आप स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, लीबिया के साथ आपकी डील होने वाली है, कतर का वर्ल्ड कप आपने करवाया, सो दैट इज द रेलेवेंस। और फिर आप देखें कि आपकी अहमियत इसलिए भी अभी बन गई है कि आप एक डिप्लोमेटिक और नेगोशिएटर मीडिएटर के तौर पर वो भी सेंसिटिव मसाइल को नेगोशिएट आप करवा रहे हैं, लाइक दिस वन ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के। जब ये जंग हुई और पहले भी हुई, कोई तैयार नहीं था बातचीत करवाने के लिए, तमाम बैकसीट पर चले गए थे, पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान सामने आते कि पहली दफा एक्सचेंज भी करवाया, मैसेंजर भी बना, मीडिएटर भी बना, सीज फायर भी करवाई, इस्लामाबाद भी बुलवाया, और इस्लामाबाद में 80% ऑलरेडी सेट हो गया था चीजें। सो अभी जो है इंशाल्लाह देखें कि चीजें ऑल सेट हो गए, पाकिस्तान की रेलेवेंस एस्टेब्लिश है। ट्रस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे ख्याल में इस पूरी एक्टिविटी में, दैट वाज द ट्रस्ट। एतमाद था ईरान का आपके ऊपर, खलीजी ममालिक का आप पे एतमाद है, अमेरिका का आप पे एतमाद है, तो दैट हैज प्लेड की सबसे रिमार्केबल मैं कहता हूँ इस पूरे आपके एफर्ट्स में। सो पाकिस्तान इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस फील्ड मार्शल ईरान पहुंचे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब है, तो ये इस्लामाबाद जो हमारी टॉक्स होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में भी नेक्स्ट 3-4 डेज में, सो पाकिस्तान को ये भी क्रेडिट जाएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह मजीद कामयाबियां और समेटेगा इंशाल्लाह ताला। मसूद साहब, नायब सदर जेडी वेंस का ये कहना कि ट्रंप कोई छोटी डील नहीं चाहते, आपके ख्याल में ईरान जैसा खुददार मुल्क जिसने इतनी सैंक्शंस बर्दाश्त की, इतनी मुश्किलात झेली मौशी तौर पर भी, ये ग्रैंड डील जिसमें जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करना शामिल होगा या उसको डिले करना शामिल होगा 20 साल के लिए जिस तरह अमेरिका कह रहा है, क्या ये ईरान के लिए काबिल कबूल हो सकेगा? नुक्ता लाइकली देखिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर्स है ईरान की तरफ से। उनके कल जो स्पोक्स पर्सन थे मिनिस्ट्री के, फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा भाई हम तो न्यूक्लियर बनाना नहीं है, हम पीसफुल पर्पसेस के लिए चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में देखें डील इस तरह हो सकती है, अमेरिका कह रहा है 20 साल की सस्पेंशन, 15 साल की, ईरानीज कह रहे हैं 5 साल के लिए हम तैयार हैं। तो वो मेरे ख्याल में कोई दरमियान का रास्ता हो सकता है, 10-12 साल हो। सो पीसफुल मीन्स के लिए उनको अलाउ किया जा सकता है। देखें लास्ट 2015 का जो एग्रीमेंट था जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसमें भी 3.67% दे वर अलाउड टू इनरिच एज पर द एनपीटी। तो अभी भी ये इनको परमिशन मिल सकती है, सस्पेंशन को दरमियान में ला सकते हैं, तो लाइकली इस पे भी डील हो जाएगी। और फिर एक और इशू था दैट वाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसकी मैनेजमेंट पे मैकेनिज्म पे है, तो उस पे भी यकीनन कोई ना कोई आप समझ ले कि ये विजिट जितने भी हो रहे हैं तो आप समझ ले दे आर ट्राइंग टू नैरो द गैप्स, और ताकि जब वो लीडरशिप यहाँ पे आए तो एटलीस्ट दे कैन सिट एंड साइन द एग्रीमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मसूद साहब, पाकिस्तान मुमकिन तौर पर हम देखें तो अगले बुध मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेज़बानी कर रहा है, तो क्या वजह है कि अमेरिका और ईरान दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया? देखिए पाकिस्तान ने साबित किया, और पाकिस्तान ने साबित लास्ट ईयर भी किया जब ईरान की 12 दिन की जंग हुई इसराइल के साथ, उस वक्त भी पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहा। और फिर आपने देखा उस वक्त भी ईरान के मजलिस में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे, और इस दफा भी पाकिस्तान ने जिस तरह सोलिडेरिटी शो की, और फील्ड मार्शल का देखें ना कम्बैट यूनिफॉर्म में उधर जाना भी एक मैसेज ही है कि वो भी अपनी सोलिडेरिटी ईरान के साथ शो कर रहे हैं। और ऐसे मौके पे जाना जब जंग का माहौल है, किसी वक्त कुछ हो सकता है, सो देयर वाज अ डेयरिंग एक्शन, और एक किस्म का मूव भी ऐसी थी। सो ट्रस्ट है ईरान का। फिर अमेरिका का ट्रस्ट देखें, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने शुरू में लास्ट ईयर कहा था कि पाकिस्तान ईरान को बेहतर समझता है, तो मेरा ख्याल में दैट्स वाई कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से असल में मैंने कहा एतमाद दिए और सिंसियरिटी है, तो और अर्नेस्ट और सिंसियर एफर्ट्स ये हैं कि हम कोई पीसफुल रेजोल्यूशन पे जाएं विच शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, जो तमाम पावर ईरान के लिए भी एक्सेप्टेबल हो, खलीजी ममालिक के लिए भी एक्सेप्टेबल हो, और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी हो। अच्छा मसूद साहब, जिस तरह से बात भी हो रही है कि ईरान 5 साल के लिए भी इस चीज़ पर एग्री कर सकता है अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ से क्या गारंटी है कि इसराइल कोई शरारत नहीं करेगा, कोई हमला नहीं करेगा ईरान के ऊपर? क्योंकि इसराइल से कुछ भी बाइद नहीं है, वो हमेशा उसने ईरान के घर आए मेहमानों को भी निशाना बनाया है, और तो वो तो कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जो है वो कर सकता है इस मुआहदे के होते हुए।
उधर मैं आपको बताऊं, इसराइल अपने बल बूते पे अकेले में हमास से भी नहीं लड़ सकता अगर जी अमेरिकन सपोर्ट ना हो। तो व्हाट टू टॉक ऑफ ईरान, तो ईरान के सामने इसराइल अकेला खड़ा ही नहीं हो सकता है। अब ये जब एग्रीमेंट होगा, इट विल बी एक कंप्रेहेंसिव एग्रीमेंट होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, सब चीजें शिकें उसमें शामिल होंगी। जी क्योंकि ईरान तो यही तो डिमांड कर रहा है कि भाई फ्यूचर में कोई हम पे हमला, कोई एग्रेशन वगैरह ना हो, इसके आप हमें गारंटी दें। सो इट जी विल बी एक कंप्रेहेंसिव चीजें होंगी। इसराइल बिल्कुल नहीं करा कि इसराइल की इतनी वो एहलियत और वो नहीं, डिग्रेड इतना ऑलरेडी जी हो चुका है, ईरान के सामने वो खड़ा नहीं हो सकता है। तो मेरा ख्याल में बेशक सारी चीजें एड्रेस होंगी। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें एड्रेस होंगी। अच्छा मसूद साहब, अगर हम बात करें जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जैसे बासर लोगों का अमरीकी मुज़ाकराती टीम में शामिल होना क्या जाहिर करता है? क्या ये मुज़ाकरात सिर्फ जंगबंदी तक महदूद रहेंगे या मशरिक़ वस्ता का नया नक्शा बनने जा रहा है आपके ख्याल में? लाइकली देखें कि आप देखेंगे इस जंग के बाद कि एक नई रीसेट होगी, रीअलाइनमेंट्स होंगी, खित्ते में तब्दीलियां बहुत होंगी। कल फैसल बिन फरहान जो फॉरेन मिनिस्टर है सऊदी अरब, उन्होंने कहा है कि एरा ऑफ रिलाइंग ऑन अदर्स हैज गॉन, इज ओवर। इसका मतलब ये है कि अमेरिका से जो उनका था बेसिस दी वो खत्म हो जाएगा। अब इनके रिलायंस क्या है, पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान का एक कंटीजेंट ऑलरेडी वहां पे पहुंचा हुआ है। सो आप देखेंगे कि ऑलरेडी 4 ममालिक का एक ब्लॉक ऑलमोस्ट बनने जा रहा है। तो मजीद खलीजी ममालिक इसमें शिरकत करेंगे। तो वो, और फिर कतर ने भी कहा है कि अमेरिका जो अल उदेद बेस को खाली करे। सो मेरे ख्याल में बहुत सारी डेवलपमेंट्स है, रीअलाइनमेंट, तब्दीलियां आप दुनिया भर में देखेंगे। और फिर एक सही। और मेजर तब्दीली हो चुकी है कि जो यूनिपोलर कंसेप्ट था दैट हैज ऑल ओवर। अमेरिका एक सुपर पावर नहीं रहा और अभी मल्टीपोलर दुनिया आ गई है। चाइना भी है, रशिया भी है। और आपने देखा जिस तरह चाइना ने इस दौरान में स्टैंड लिया, अपना जहाज भी गुजार के लेके गए और धमकी भी दी। तो देयर इज द रिलायबिलिटी। अगर अमेरिका सुपर पावर होता तो आज नेटो भी साथ खड़ा होता, यूरोपियन यूनियन भी खड़े साथ होती, जीसीसी भी साथ खड़े होते। नॉट अ सिंगल कंट्री सपोर्टिंग अमेरिका। बिल्कुल सही। मसूद साहब, चीनी सदर और अबू धाबी के वली अहद ने भी अमन के 4 निकात पर इत्तेफाक किया है। क्या पाकिस्तान की ये कोशिशें चीन और यूएई के इस बड़े अमन मंसूबे का हिस्सा हैं? देखें जी, पाकिस्तान सारे, आप समझ ले, आइडिया के पीछे तो पाकिस्तान ही है। अगर आपको पता है, जी बातचीत तो हम ही करवा रहे थे। चाइना को हमने ऑन बोर्ड लिया है। आपको याद हो, यहाँ से सागदास साहब बीजिंग गए थे, वहां पे जाके उन्होंने ब्रीफ किया, फिर वहां से 5 पॉइंट्स का एक जॉइंट कम्युनिके निकला। वही यस एस्पेक्ट थे जो पाकिस्तान यहाँ कह रहा था। तो अब यूएई का ये मसलक है, यूएई अभी महसूस कर रहा है कि वो आइसोलेशन पे जा रहा है, क्योंकि उनके खित्ते के अंदर भी डिफरेंसेस है विद अदर कंट्रीज। और पाकिस्तान से भी आपको पता है, हम 3.5 बिलियन भी वापस मांग लिए, अभी लाइकली हम उसको वापस कर रहे हैं। सो फिर उसके बाद ईरान के साथ भी आपने देखा होगा, 2 दिन पहले उनके वाइस प्रेसिडेंट ने कॉल किया मसूद पजेश्कियान को। सो दैट वाज अ रेयर डेवलपमेंट। सो अब वो भी रियलाइज कर रहा है कि खित्ते में रहना, चाइना ने भी उनको यही कहा है, भाई पीसफुल को एग्जिस्टेंस, खित्ते में सब ने रहना है। अगर आप अकेले आप कोई मनमानी है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चीन और पाकिस्तान एक ही ग्रिड पे है। बिल्कुल। अच्छा मसूद साहब, इस सारी सूरत हाल में देखें कहीं ना कहीं एक डेडलॉक ज़रूर बरकरार है। ईरान की जानिब से कहा तो गया है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता, लेकिन अपने हुकूक पर भी समझौता नहीं कर सकता। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार कितना अहम होगा? क्या मुमकिन हो पाएगा कि ये जो डेडलॉक है ये ख़त्म हो सके और कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की मेज़ पर कोई नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हों? लाइकली है। देखें जिस तरीके से उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन बकाई साहब ने कहा कि जी पिछले कई दिनों से वो पाकिस्तान के जरिए एक्सचेंजेस हो रहे थे अमेरिका से, ईरान से। तो यकीनन इसमें ड्राफ्ट अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट्स भी एक्सचेंज होते रहे होंगे। तो लाइकली ये है, इसलिए मैंने कहा कि फील्ड मार्शल का वहां पे जाना, प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरब और एल्सवेयर जाना, तो बेसिकली वो गैप को कम करना है, अंडरस्टैंडिंग पे लाना है सबको, ताकि वो सबकी ख्वाहिश ये है कि जब यहाँ पे इस्लामाबाद आए तो इतना टाइम ना लगे, बैठे और साइन करे। तो उसके लिए है। तो क्योंकि देखे पाकिस्तान को इसलिए भी वो ट्रस्ट करते हैं, पाकिस्तान अंडरस्टैंड्स द सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ ईरान, सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ जीसीसी कंट्री। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इन पर्सन बैठ के तमाम को ऑन बोर्ड ले।
बहुत शुक्रिया मसूद अहमद खान साहब मौजूद थे और इस अहम मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे। और यकीनन आने वाले दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के अहम दौरे पर हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि जनाब डायलॉग जो हैं वो चल रहे हैं और बहुत जल्द जो है कोई बड़ा ऐलान सुनने को मिल सकता है। का जो दूसरा दौर है ना, उससे बहुत तवक्को की जा रही है कि नतीजा खेज होंगे और जितनी हैपनिंग्स हो रही हैं इंशाल्लाह फतह होगी और अमन होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अमन का कहाँ रहा है और ये मुमकिन कर दिखाया, जितना रेलिवेंट आज पाकिस्तान हो गया है और पूरी दुनिया में ये चर्चा हो रही है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। ये आज मुमकिन हो गया है कि मुमकिन इस तरह से हो गया है कि हर मुल्क ये समझ पा रहा है कि वाकई पाकिस्तान अमन चाहता है और इसीलिए एतमाद भी किया जा रहा है, तमाम ममालिक एतमाद भी कर रहे हैं और इंडिया से तो चीखें उठती दिखाई दे रही हैं जिस तरह से वो चीखें तो उठती हैं। वहाँ हमें दहशतगर्दी के साथ लेबल करते थे, अपने आप के अंदर से हम देखते थे कि यूरेनियम मिल रही होती थी और वो उसकी खरीदो फरोख्त चल रही होती थी, जो कि बड़ा खतरनाक था और आलमी इदारे भी उस पर बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे थे। लेकिन आज आप एक्सपोज हो गए हैं, दुनिया को पता चल गया कि जनाब पाकिस्तान ना सिर्फ अपने अजली दुश्मन के साथ अमन का दाई है, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है और अमन के लिए संजीदा कोशिशें भी करता है, चाहे पाकिस्तान को किसी भी हद तक जाना पड़े। और ऐसे में अब भारत देखें सटपटा कर रह गया है और अब सिर्फ इस बात पे तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, यहाँ क्यों जा रहा है, वहाँ क्यों जा रहा है। चलें छोड़े, क्या मूड ख़राब करना है, अच्छा मूड है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो ब्रेक पर ही चलते हैं। यहाँ वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने महकमा सेहत में इनकलाबी तब्दीलियों के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आलमी नशरियाती इदारे की जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है वो तो कुछ और ही कहानी सुना रही है। वालिदैन अस्पताल इसलिए जाते हैं कि उनका बच्चा, उनका लख्ते जिगर ठीक होकर घर वापस लौटे, लेकिन वहाँ तो ज़िंदगी बांटने वाले मसीहा ही मौत के सौदागर बने हुए हैं। BBC की तहकीकात के मुताबिक तोंसा के THQ अस्पताल में इन्फेक्शन कंट्रोल के असूलों पर अमल ना होने के बराबर है। नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के दौरान तोंसा में 331 बच्चे HIV का शिकार हुए। क्या हम इतने बेहिस हो गए हैं कि बजट बचाने या सुस्ती के चक्कर में मासूमों की रगों में जहर भर रहे हैं? और नाज़रीन, ये सिर्फ गफलत नहीं बल्कि मुजरिमाना फेल है और पंजाब हुकूमत की तरफ से मार्च 2025 में जिस क्रैकडाउन का दावा किया गया था वो महज एक दिखावा था। और BBC ने जो फुटेजेस बनाई इनमें साफ नज़र आ रहा है कि नर्सें और अमला जो है वो बिना दस्तानों के गंदे हाथों से वो सिरिंजें उठा रहे हैं और जो पहले ही इस्तेमाल हो चुकी थी। और हैरत तो ये है कि अस्पताल के जिम्मेदारान पर जो सबूत देखने के बावजूद जी इसे स्टेज ड्रामा करार दे रहे हैं। इसी अहम मौजू और संगीन मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बहादुर सहाफ़ी, जिन्होंने इस पूरे मामले को बेनकाब किया। BBC की गज़ल अब्बासी ने तोंसा की गलियों और अस्पताल के वार्ड्स में छुपे उस सच को दुनिया के सामने दिखाया है, बेनकाब किया है, जिसका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। और बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का आज आपने ज्वाइन किया सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये सुराग कैसे मिला आपको, तोंसा के सरकारी अस्पतालों में कुछ गलत प्रैक्टिस हो रही है, ये कैसे आपको मालूम हुआ? और क्या वालिदैन की शिकायत पर आपने ये जो अंडर कवर ऑपरेशन शुरू किया, ये वजह बताइएगा प्लीज पहले। अस्सलाम वालेकुम माहम, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपने टाइम दिया इस स्टोरी को शो में। और हमें पहले जैसे आपने बताया मार्च 2025 में पता चला था और उस टाइम पे मुकामी मीडिया ने ये स्टोरी कवर की थी। तो उस टाइम मुकामी जो डॉक्टर थे उन्हें ये परेशानी थी कि उनके प्राइवेट क्लिनिक्स में बार बार जो बच्चे आ रहे थे वो HIV पॉजिटिव टेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनके जो वालिदैन थे वो नेगेटिव थे, तो उनके ज़रिए से उनको इन्फेक्शन नहीं लग रहा था। तो उन्हें ये हैरत हुई कि कहाँ से हो रहा है ये। और फिर जो HIV मुतासिर बच्चों के वालिदैन थे उन्होंने भी एहतजाज किया और फिर उसके बाद मुकामी मीडिया ने पिक करके इसको पब्लिसाइज़ किया। बहुत सारे लोगों को ये पता चला। हुकूमत ने ये कहा कि 106 बच्चे उस टाइम पे HIV पॉजिटिव टेस्ट हुए और वो सख्त क्रैकडाउन करेंगे उसके बाद। और फिर हमें एक अंदरूनी ज़राए ने ये बताया कि जो उन्होंने अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस उस टाइम पे हुई थी जिसकी वजह से ये वबा फैली थी मार्च 2025 में, वो प्रैक्टिसेस अभी तक जारी थी। और फिर एक लोकल जर्नलिस्ट थे मोहम्मद ज़ुबैर खान, जिन्होंने ये हमें टिप ऑफ किया कि ये अभी तक प्रैक्टिसेस 6, 7, 8 महीने बाद उस क्रैकडाउन के बाद अभी तक हो रही हैं। और जब हमने क्या फिल्मिंग की तो हमें ये साफ दिखाई दिया कि वाकई ये हो रहा है।
अच्छा गजल, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के दरमियान 331 बच्चे एड्स से मुतासर हुए। क्या ये तादाद सिर्फ तोंसा की ही है या मुजाफाती इलाकों के केसेस भी इसमें शामिल हैं? तो ये जो तादाद है ये तौसा की है, लेकिन ये हमें याद रखना है कि तौसा में जो सरकारी अस्पताल है वो काफ़ी बड़े एरिया को सर्व करता है। तो उनके जो आसपास में बस्तियां हैं वहाँ से लोग जाते हैं तौसा, और ज़्यादातर वो लोग तौसा शरीफ THU हॉस्पिटल जाते हैं जिनके पास फाइनेंशियल वो नहीं इमदाद नहीं होता कि वो प्राइवेट क्लिनिक्स जाएं। प्राइवेट क्लिनिक सही। सही। अच्छा गजल, हमें आप ये भी बताइएगा, ये जो सारा आपने स्टिंग ऑपरेशन किया बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें बेनकाब किया, वजह आपको क्या सामने आई? क्या अमले की सुस्ती थी, नाअहली थी, वो ट्रेंड नहीं थे, या फिर बजट के इश्यूज थे? हमने 32 घंटे अंडर कवर फिल्मिंग की है, खुफिया फिल्मिंग की है THU तौसा में, और उस दौरान में काफ़ी अलहदा प्रॉब्लम्स नज़र आई। एक प्रॉब्लम ये नज़र आई कि एक दवाई होती है परवाज, पैरासीटामोल की इन्फ्यूजन, जब बच्चे बीमार होते हैं, उन्हें बुखार होता है, माँ बाप इलाज के लिए लेके जाते हैं, तो पाकिस्तान में अमूमन इंजेक्शन से ये इलाज होता है। ये भी एक चीज़ बदलनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे इंग्लैंड में ज़्यादातर ऑरली वो इन्फ्यूजन दे देते बच्चे को, दवाई दे देते, लेकिन उसकी शॉर्टेज थी। और नर्सेज बार बार कह रही थी वालिदैन से कि आप खुद जाके बाजार से लाएं, ये नहीं मिल रहा, या अगर 30 cc प्रिस्क्राइब हुई है तो वो 20 cc देंगी, 20 cc प्रिस्क्राइब हुई है तो वो 10 cc देंगी। तो शॉर्टेज मेडिसिन की। सही। अच्छा, मेडिसिन की भी शॉर्टेज थी, ये सारी सूरत हाल थी। अच्छा गजल, इसके साथ साथ ये भी बताएगा, आपने रिपोर्ट में बताया, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 4 माओं के जो टेस्ट थे वो पॉजिटिव आए, तो क्या ये इस बात का हतमी सबूत है कि ये वायरस कुदरती नहीं बल्कि तिब्बी गफलत का नतीजा है? और पंजाब हुकूमत तो महकमा सेहत में इनकलाबी तब्दीलियों के दावे करती है, तो आपको ग्राउंड पर ऐसा कुछ नज़र आया कि वाकई हुकूमत कोई तब्दीलियाँ कर रही है, सेहत के हवाले से बहुत जो है फ़ायदा पहुँचाने की आवाम को कोशिशें कर रही है? तो जो पेरेंट्स ने एग्री किया था टेस्ट करने में से, उनमें से 4 पेरेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव निकले थे, तो उससे ये पता चलता है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं था। लेकिन जो हमने फिल्मिंग रिकॉर्ड की है उसके तहत जो बुनियादी असूल हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के, जो आपको मेडिकल प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आपने दास्ताने नहीं पहने, आपने यूज़ किए, वो नहीं उस पर अमल हो रहा है 6 महीने बाद क्रैकडाउन के। अच्छा गजल, इस इशू को हाईलाइट करने में जिस तरह से आपने एक नाम भी लिया, मकामी सहाफ़ी हैं ज़ुबैर खान, उसके अलावा डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद भी दाद के मुस्तहिक हैं। वो ये बताते हैं कि सुई बदलने से वायरस नहीं रुकता क्योंकि सिरिंज की बॉडी में खून मौजूद रहता है। क्या अस्पताल का अमला इस बुनियादी बड़ी माइनर सी जो रियलिटी है मेडिकल से रिलेटेड, आपको लगा कि उससे लाइल्म है? बिल्कुल नहीं। हमने 10 दफ़ा ये देखा कि एक ही सिरिंज जो है, ये जो पैरासीटामोल की इन्फ्यूजन्स होती हैं जिसमें पाकिस्तान में परवाज कहते हैं, ये बड़ी बोतल में आती है, तो वो बच्चों को जब ये लगाते हैं कानिला के ज़रिए, तो फिर वो एक सिरिंज लेते हैं, दवाई भरते हैं, बच्चे को लगाते हैं, फिर उसी सिरिंज से लेके वापस दवाई निकालते हैं मेडिकल मल्टी डोज वाइल से। तो वो जो पूरी मल्टी डोज वाइल है वो पोटेंशियली कंटामिनेट हो जाती है इस वजह से। जब वो दूसरे बच्चे पे इस्तेमाल होगी तो वो चाहे कोई भी ब्लड बॉर्न वायरस हो, HIV हो, हेपेटाइटिस B हो, हेपेटाइटिस C हो, उसके ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कानिला के ज़रिए दे रहे हैं, जो जिस्म के कुदरती दिफाई निज़ाम होते हैं, जो अगर वो आप के ज़रिए देते वो फिर नहीं होते, तो फिर उसके चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। छोटे बच्चों को कानिला इंजेक्शन दिया जा रहा है। बिल्कुल गजल, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और ये वो बेसिक चीज़ें जो आम आदमी भी समझ रहा होता है, डॉक्टर ना भी हो और आम आदमी की समझ में है कि इस तरह सिरिंज का इस्तेमाल करना किसी दूसरे पर, ये तो बहुत ही बड़ा जुर्म है और इस पर एक्शन भी होना चाहिए। और सुना है कि एक्शन हुआ भी, मुअत्तल भी हुए MS डॉक्टर तैयब फारूक, और 3 माह बाद फिर दूसरे सेंटर में तैनात हो गए। इस हवाले से क्या आपके पास इतलात हैं? वो जी, हमने देखा कि वो एक दूसरे सेंटर में तैनात हो गए, लेकिन मुअत्तल करने से अमले को निज़ाम जो है वो नहीं बदलेगा। निज़ाम तब बदलेगा जब इन्फेक्शन कंट्रोल पे अमल किया जाए, बेसिक जो चीज़ें हैं वो फॉलो हो। सिरिंज का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होना चाहिए, और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। रतोडेरो में भी
2019 में आपने देखा था, बहुत बड़ी न्यूज़ हुई थी कि बहुत बच्चों में इन्फेक्शन हुआ था। तो ये ना से ये तौसा शरीफ THQ में नहीं हो रहा है। जब हम वहाँ पे फिल्म कर रहे थे तो हमें ये खबर मिली कि कराची में 15 बच्चे पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। और पिछले कुछ हफ्तों में वहाँ के फेडरल मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि ये कंटामिनेटेड सिरिंजेस के ज़रिए हुआ था वलीका हॉस्पिटल में। तो ये तौसा की बात नहीं है, पंजाब की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में होता है इस वक्त। बिल्कुल गजल, पूरे पाकिस्तान की बात है, लेकिन इस वक्त पंजाब जो है वो नंबर 1 हो चुका है केसेस में, और यहाँ पर दावा ये कि सेहत पर बहुत ज़्यादा बजट लगाया जा रहा है, इकदाम किए जा रहे हैं। हमें ये बताइएगा, हमने वो इंटरव्यू भी देखा MS के साथ, आपको ये 32 घंटे की रिकॉर्डिंग करने में ज़्यादा मुश्किलात पेश आई, इस पे वर्किंग करते में आपको ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ी, या फिर जो MS साहब वहाँ पर बैठे हुए थे जितनी ढिठाई से वो इस सारे सबूतों को फैब्रिकेटेड करार दे रहे थे मुस्कुराते हुए, या उन्हें मनाना, कायल करना मुश्किल लग रहा था कि ये जनाब ये फुटेज है और ये आपकी नाक के नीचे सारा कुछ हो रहा है, और वो उसको मानने से इनकार कर रहे थे? ये जाहिर सी बात है कि जो हमारी खुफिया फुटेज थी वो एक उनके लिए खौफनाक होनी चाहिए थी, उन्हें फिक्र होनी चाहिए थी कि ये अभी तक हमारे अस्पताल में हो रहा है। तो जब मैंने उन्हें दिखाया तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो कहें कि ये स्टेज्ड है। BBC का जो इदारा है वो कई सालों से खुफिया फुटेज को उस सिचुएशन में इस्तेमाल करता है जब कोई जुर्म एक्सपोज करना हो, करप्शन एक्सपोज करनी हो, या जैसे एक कॉन्टेक्स्ट में हुआ है कि संगीन गफलत मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में एक्सपोज करनी हो। तो कोई भी जो देखेगा उन्हें पता है कि ये जो फुटेज है ये स्टेज हो ही नहीं सकती। हमारा अब ऐसा ज़माना आ गया कि मेटाडेटा जो होता है ऐसी फुटेज पे वो प्रूव करता है कि कब और कैसे ये फिल्म हुई फुटेज। और ऐसे ही जो पैटर्न है, ये हुकूमत जो कह रही है कि हमने इक़दामात किए थे वो मार्च 2025 में किए थे, हमने तो ये फुटेज जो है नवंबर और दिसंबर में रिकॉर्ड किया है, तो उस टाइम में बदलाव नहीं आया। और ये जब मैंने देखा उन्हें तो वो बिल्कुल तस्लीम करने से इनकार कर रहे थे कि ये असली हो सकता है। लेकिन ऐसे इनकार करने से, चाहे वो पंजाब में हो या कराची में हो, उससे जो सबसे पहला शिकार होता है वो ये बच्चे हैं जिनको सारी ये इन्फेक्शन रहेगा। वाकई ऐसे ही है। और जिस तरह से गज़ल आपने कहा कि करप्शन को हाईलाइट करना हो, और कराची में हम देखें बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे एक माफिया एक्टिव होता है। इस सारी सूरत हाल के पीछे चले इंतज़ामिया की गफलत है, हुकूमत की गफलत है, कोई आपको माफिया, कोई करप्शन का ऐसा कोई केस मिलता है कि बहुत एक्टिव हो और ये सारा मामला जो है उस तरफ जा रहा हो और ये बच्चों का नुकसान हो रहा हो? जो हमारी सोर्स, हमने जो खुफिया फिल्मिंग की है और उस हॉस्पिटल में कह रही थी कि फार्मासिस्ट जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि जो गैर तरबियत याफ्ता रज़ाकार होते हैं वो सिरिंजेस चुरा के लेके मतलब वो उठा रहे हैं। और वो अपनी हाँ, तो उन्होंने ये सोर्स ने ये बताया था। और जो मार्च 2025 में जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उन्हें भी जो हॉस्पिटल का अमला था ये कह रहा था कि जो वॉलंटियर्स हैं वो सिरिंजेस स्टील कर रहे हैं। तो उस हॉस्पिटल में ये हमने सुना है कि ये प्रॉब्लम है कि वो स्टील कर रहे हैं सिरिंजेस, और इससे हो सकता है कि शॉर्टेजेस में इजाफा हो। सही, चोरी भी हो रही है इसलिए भी शॉर्टेज हो रही है। बहुत शुक्रिया गज़ल आपके वक्त का, और बहुत ही अहम और संगीन मसला जो कि आपने किया और बड़ी बहादुरी से किया। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ तरक्की की बातें होती हैं, जी हम तरक्की की जानिब राहों पर गामजन है, मईशत हमारी बहुत बेहतर हो रही है, सेहत के हवाले से बहुत इनकलाब आ रहे हैं, वहीं ये सूरत हाल है कि बच्चों का जानी नुकसान हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है, और इंतजामिया की गफलत है, हुकूमत की गफलत है। और जब मामला हाईलाइट किया जाता है तो खुदा का वास्ता उन बच्चों की जानों पे रहम करें, इंसानों पर रहम करें। आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं? और कराची जिसके बारे में बहुत बात की जाती है कि हब है भाई, बहुत रेवेन्यू जनरेट करता है, और सेहत के लिए जो लोग लेकर भी इंसानों को कराची की तरफ मुड़ते हैं, और दावे वादे तो हुक्मरान बहुत करते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आप उन्हें इंटरनेशनली कंपेयर कर रहे होते हैं, आप कहते हैं कि जनाब सुथरा पंजाब बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है पंजाब के अंदर, और बरतानिया में भी इसकी पजीराई हुई है, और वो भी हमसे मॉडल के मुतालिक जानना चाह रहे हैं ताकि हम भी वैसा ही करें। अब आप ये भी देख लें कि बरतानिया का एक बड़ा सहाफ़ती इदारा है BBC,
उसकी जो एक सहाफ़ी हैं वो यहाँ पर आई, उन्होंने खुफिया फिल्मिंग की और सारा कुछ ये सामने आया कि किस तरह बेदर्दी से बच्चों में ये वायरस जो है, इतना ख़तरनाक वायरस जो है वो इंजेक्ट किया जा रहा है, जो सारी ज़िंदगी उनके साथ रहेगा, आने वाली नस्लों में भी रहेगा, उन्हें नुकसान भी पहुँचाता रहेगा। और इतनी बड़ी गफलत और लापरवाही है जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है। अब देखना यह है कि मरीम नवाज़ जो कहती हैं कि मैं किसी की सिफारिश नहीं मानती या मैं किसी की गलत बात नहीं सुनती, तो देखते हैं कि वो इस पर क्या एक्शन लेती हैं और क्या इकदाम किए जाते हैं। और साथ ही साथ जिन बच्चों में ये वायरस इंजेक्ट किया गया है उनके इलाज के लिए, उनकी मदद के लिए हुकूमत पंजाब क्या इकदाम उठाती है, इसका हमें इंतजार रहेगा। लेट्स टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। और हम जिस एज के अंदर हम कोई छोटे से मिट्टी के घर बनाते थे या फिर कागज से कुछ चीजें बना रहे होते थे, खुश हो रहे होते थे, बिल्कुल कागज के जहाज भी और हवा से उड़ाते भी थे, पूरी बात क्यों बता रही है। खैर, अब अगर हम देखें तो उस उम्र में बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ आजकल के मॉडलिंग करते नजर आते हैं और इतनी छोटी सी उम्र में इतना कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि जैसे ये बच्चे पैदा ही कैमरे के लिए हुए थे। और तुम्हें नहीं लगता वहाँ के आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गए? माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हो गए। और हम तो कोई कैमरा शाय भी थे, बच्चे तो कैमरा जैसे आगे आता था डर जाते थे, घबरा जाते थे, मेहमान आता था हम छुप जाते थे। लेकिन माशाल्लाह वही बहुत अच्छी बात है कि आजकल की जनरेशन, आजकल के जो बच्चे हैं बड़े कॉन्फिडेंट हैं, उनको पता है, क्लियर है कि क्या करना है, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई भी ठीक ठाक कर रहे हैं और साथ साथ ज़िंदगी का लुत्फ भी उठा रहे हैं और साथ साथ मॉडलिंग भी हो रही है। दो नन्ही प्यारी सी मॉडल्स हैं जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और आप इनको बिलबोर्ड्स पर भी अक्सर देखते होंगे। अक्सर बड़े बड़े ब्रांड्स की आप वेबसाइट खोलें तो ये बच्चियां नजर आ रही होंगी। तो आज पाकिस्तान की खुसूसी मेहमान बनी है मीरब खान और अतायना हुसैन हमारे साथ हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और माशाल्लाह दोनों ही बहुत प्यारी और बहुत ही क्यूट हैं। सबसे पहले तो मीरब आप बताएं, ये जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे आप ब्रांडिंग में आ गई, नन्ही सी मॉडल बन गई और माशाल्लाह आगे तो सितारों से जहां आगे और भी बहुत है। मेरे जो मामू की शादी थी ना, अच्छा। उसमें हमने एक ब्रांड से क्लोथिंग ली थी और उधर से उन लोगों ने रिव्यू का पूछा तो उन्होंने कहा कि आप मॉडलिंग फील्ड में आना चाहेंगी, तो हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। ट्राई किया तो हम इस फील्ड में आ गए। अच्छा, वाह। और आप किस तरह से इस फील्ड में आई हैं और अपनी एज भी दोनों बता दें पहले तो। I'm 9 years old. ओके, जबरदस्त। 9 years old. 9 अच्छा, दोनों ही 9 years old। हम उम्र है दोनों। अच्छा, आप भी बताएं आप किस तरह से आई इस फील्ड में? मेरे मामू की शादी थी, तो जो मेरी मामू की उनकी वाइफ थी ना, उनके जो भाई थे वो कैमरामैन थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप करना चाहेंगी, मॉडलिंग फील्ड में आना चाहेंगी। तो मेरी मम्मा कहती हाँ आप कर सकते हैं। हमने किया तो उससे हम इस फील्ड में आए। ओके, जबरदस्त। और अब आपको कितने साल हो गए हैं, कितनी देर हो गई है मॉडलिंग करते हुए? मुझे 6 years हो गए। 6 years हो गए हैं, यानी बड़ी कम उम्र से, बड़ी कम उम्र में माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो पहला शूट था कोई ब्रांड का, वो कैसा एक्सपीरियंस था और पेड था? इसका हमें नहीं पता, हम लोग बस शूट करते हैं। ओके। और मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था उस पर मैंने ज़्यादा पोजिंग नहीं की थी और कम ही थी। आई वॉज अ बिट कैमरा शाय और मुझे इतना कुछ आता भी नहीं था। बट अब तो लर्न कर लिया है। अच्छा अतायना, आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस था, पहला शूट किसके साथ था और अदाएं शदाएं फिर फुल सीखी अब आ गई हैं? मेरा जो फर्स्ट शूट था उसमें मैं शाय नहीं थी, बस वो कहते थे कि आप खेलें, मतलब कि वो पार्क में था, हम खेलते थे तो वो वीडियोस वगैरह बना लेते थे। मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, जबरदस्त। तो मेरा बहुत है ना, आप बताएं अब आपकी कैमरा के साथ दोस्ती हो चुकी है, अब आपको पता चल जाता है कि कैमरा अगर एंगल ये है तो मैंने ऐसा पोज देना है तो मैं ज्यादा अच्छी लगूंगी, मेरी ये साइड ज्यादा अच्छी है, इस प्रोफाइल में मैं ज्यादा अच्छी आती हूँ। अब ये सारी चीजें पता चल गई आपको? हाँ जी, ये तो सारा पता लग गया है, क्योंकि अब हम अपनी तरफ से पोस्ट करते हैं। कैमरा इस साइड पे तो हम उसी साइड पे टर्न करके अपनी मस्ती में लग जाते हैं। राइट। क्योंकि कैमरा कहता है कि आप लोगों ने जो करना करें, लेकिन जो एंगल है ना उसमें आपने रहना है। ओके, जबरदस्त। यानी कि फ्रेमिंग उनको अतायना सारी कुछ समझ कहना चाह आ रही है गई। इस पे? मैं हाँ, यही होता है जैसे कैमरा साइड पे तो हम साइड पोस्ट करते हैं, बैक के भी मतलब कि जो एम्ब्रॉयडरी होती है उनको भी दिखाना होता है तो हम उसमें भी करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मुझे तो बड़ा एक मसला रहता है, मैं आप दोनों से उसका हल भी पूछना चाहूंगा। मतलब मैं अगर कोई पिक्चर्स बनवा रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि पोज कौन सा देना है। Yes. गिने चुने
ये मेरा एक जाती सा मसला है, आप दोनों ने इसका हल निकालना इनका है। मसला तो हल हाँ, करें मैं ना, कि इनके पास daily तो के बहुत सारे हैं, poses। ये तो टैलेंटेड है, लेकिन मैं इस मामले में बड़ा थोड़ा सा निकम्मा हूँ, मैं मानता हूँ। नहीं तो आप लड़कियों वाले पोज कैसे करेंगे? लड़कियों वाले बताएं। लड़कों के कम पोज होते हैं या फिर बाकी मुझे इतने आते हैं? नहीं, मुझे बताएं लड़कों ना। के कम लाइक कॉमन पोजेस कॉमन होते हैं ना। हाँ। क्योंकि लड़कियों के बाल भी स्ट्रेट होते हैं, उन लोगों की एम्ब्रॉयडरी भी ज्यादा होती है, तो वो ऐसे भी उन्होंने जुल्फे उनको- कर लेती हैं। वेरी क्यूट यार, वेरी क्यूट। मीरम ने रिलेट किया बड़ा। अच्छा थोड़ी Enjoy अब हम करके। थोड़ी सीरियस बात भी कर नहीं, लें। पहले पोजिंग पूछ ले Posing यार। पूछनी है। आप कैमरामैन बने और इनसे पोजिंग पूछे, मैं सीखना चाहता हूँ। हाँ आज वैसे कुछ ये ना हो कुछ। नहीं, मैं तो सोच रही थी इनसे कोई पीआर वाली वो वीडियोस शूट करवाते हैं ना, वो बड़ा जबरदस्त होता है। पोजिंग भी हम पूछेंगे, पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि स्टडी के साथ ये सब मैनेज करना, शूट आ गया और स्कूल भी जाना है, स्टडी भी करनी है, ये सब कैसे मैनेज होता है? ज़्यादातर शूट्स तो वीकेंड्स पे होते हैं, और ठीक है। अगर कोई होता है शूट, अगर 11 o'clock हुआ तो हम हाफ डे ले लेते हैं, हम Okay, छुट्टी नहीं करते। सही। और अगर लाइक अर्ली मॉर्निंग होता है तो हम छुट्टी कर लेते हैं। और हमारे टीचर्स इतनी कोऑपरेटिव हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमें काम भेज देते हैं, तो हमें स्टडीज़ में कोई फ़र्क नहीं होता। ट्रबल नहीं होती है, जबरदस्त। यही होता है, मतलब कि वीकेंड्स पे ज़्यादा शूट ठीक है। रखते हैं कि स्टडी का कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वीकेंड पे ना भी होना तो हम हाफ डे ही लेते हैं। Half day लेते और हो। टीचर्स हमारी बहुत अच्छी हैं, वो काम भेज देती हैं या मेरी फ्रेंड्स भेज देती हैं, तो इजीली हो जाता है काम। जबरदस्त अच्छा, तो जबरदस्त। चाइल्ड स्टार जो हैं या चाइल्ड मॉडल जो हैं, उनका ख्याल रखते हुए शूट्स वीकेंड पे रखे जाते हैं या वीकडेज में भी होते रहते हैं? वैसे तो स्कूल में भी आजकल छुट्टियां चलती रहती हैं किसी ना किसी बहाने से। वीकेंड पे ज़्यादातर होता है, क्योंकि लाइक वीकेंड्स पे लोग ज़्यादा हो जाते हैं। अगर देखें आजकल टेस्ट भी चल रहे होते हैं थोड़े थोड़े, तो उन लोगों ने लाइक कोऑपरेट करने के लिए वो वीकेंड्स पे रखते हैं। ठीक है। और अगर लाइक कोई इम्पोर्टेंट शूट हो, जैसे ये मारिया बी का हो गया, कैंपेन टाइप ऑफ हो, तो हमें ऑफ कोर्स छुट्टी करनी और पड़ती है। सबसे लंबा शूट कितनी देर का था? कितने घंटे लग गए उसमें? मेरा वो लॉन्गेस्ट तो टीवीसी होते हैं। टीवीसी होते हैं, TVC yes, होते हैं। TVC शूट में बहुत टाइम लगता है। मेरा जो एक टीवीसी हुआ था उसका मैं नाम भूल गई हूँ, और उस पे लाइक 24 आवर्स से ज़्यादा लगे थे। और 24 आवर्स में ना मेरे पास ओनली लाइक चेयर्स होती है ना, ओनली वी ओनली हैड चेयर्स, ना हम सो सकते थे। और उसके अगले दिन मेरा इस्लामियात का पेपर भी बड़ी था। मेहनती बच्ची हैं भाई, बड़ी मेहनती बच्चे, वरना यही बच्चे तो होता है। चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़े बस हो हम जाते डन, मैं घर जा रहा हूँ। वो मेरे से- छोटे बच्चे होते हैं, उनसे छोटे ज़्यादा बच्चे होते नहीं हैं। होता वाह shoot। जबरदस्त। वैसे हम तो इन्हें भी छोटे छोटे कहते हैं, लेकिन वो बड़े-बड़े कितने- stars के साथ काम कर लिया ना अच्छा वहाँ। हाँ, स्टार्स के साथ भी। किन किन स्टार्स के साथ आपने काम किया हुआ है अभी तक? पहले तुम बताओ। मैंने हानिया में के साथ किया वाह हुआ है। जबरदस्त। और आपकी नीलम रिजेम्बलेंस भी है। मैंने ड्रामा भी किया हुआ है। वाह मैशर। ओके। मुझे तो बहुत मजा आता है बड़ी मॉडल्स के साथ काम करने में, वो अच्छी होती है। मैंने और भी बहुत से किया हुआ है, नीला मुनीर, इमरान अब्बास, ग्रेट। और मुझे बाकी याद नहीं। बाकी याद नहीं। माशाल्लाह इतने सारे लोगों के साथ काम लेकिन कर जब ले, खुद कैसे बंदा स्टार हो ना, तो फिर याद नहीं रहता किस किस अच्छा मीरब आपने? मैंने सबूर आले के साथ किया हुआ है, वाह। और मैंने बाकी मॉडल्स का भी किया हुआ है, लेकिन लाइक मुझे उनके नाम नहीं पता, मैं उनके साथ करती रहती हूँ। जबरदस्त माशाल्लाह, इतनी टैलेंटेड बच्ची हैं। और पोजिंग का तो ज़ैर पूछ रहे थे, आप अपना मोबाइल देना, फिर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल आपका हुआ। अच्छा आज ना हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, लाइक हम सीखते हैं आपसे कि मैं एक वीडियो शूट करती हूँ और आपने पोजिंग बतानी है हमें कि क्या हो सकती है। और आपने अपना Best बेस्ट देना है, क्योंकि माहम भी बहुत एक्सपर्ट हैं इस चीज में। बॉयज की, गर्ल्स की, आप खड़े भी हो Girls सकते की, हैं, मैं भी girls की। खड़ी हो जाती हूँ। और गर्ल्स की, बॉयज की वैसे कैसे boys पोजिंग दोनों बता की सकती है? हाँ, कोई हमें पहले- लाइक आपको किस तरह की चाहिए, लाइक डुओ पोजेस या सोलो पोजेस? सोलो पोज। पहले सोलो कर Solo ले, वाले ये फिर करना। हाँ पहले सोलो कर तुम लें। एंड देयर इज लाइक ओह, आई हैव अ लॉट ऑफ अच्छा यहाँ से अच्छा ऐसा तो बॉयज का भी होता है ना, वो पॉकेट में Boys ही का बॉयज का हाँ। लाइक शलवार कमीज में होता है, या Boys का सबसे ज्यादा पैंट होता शर्ट है में ये। बॉयज सबसे ज्यादा ये करते हैं, मतलब कि मेरे शूट्स होते हैं, बॉयज होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे अतायना हमें इतना embarrass क्यों कर रही है? अतायना ने एक्सप्रेशंस भी फॉर बॉयज वाले दिए। अच्छा गर्ल्स के तो इस टाइप के होते हैं थोड़े। ऐसे, वाह वेरी ऐसे, क्यूट। देखिए हम बेस्टी पोजेस कर लेते हैं। वाह वाह। वेरी ऐसे poses क्यूट, होते वेरी हैं क्यूट। girls। अब बॉयज वाले भी अब कुछ बॉयज सजेस्ट करेंगे? अतायना भी तो करके दिखाया ना, आप भी करके। थोड़ी स्माइल तो रखें, लड़के मुस्कुराते नहीं हैं। लड़के मुस्कुरा।
वॉइस का इन्हें सारा पता है। इन्हें सारा भाई वो माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड है, एक्टिंग करती है, वाओ, एक्सप्रेशंस भी सारे आते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा रोल मिल जाए जिसमें मीरब को लड़का बनना पड़ जाए, तायना को लड़की, तो इस तरह की भी कोई सिचुएशन होती है। अक्सर होता है ना स्कूल्स में इस तरह की, हमें कोई ना कोई आर्ट प्ले करने पड़ते हैं, रोल्स करने पड़ते हैं। इनका टेक चाहे 10 घंटे बाद आए, एनर्जेटिक भी रहेगी और एंटरटेनिंग भी है। और अगर हम एक साथ होए तो हम लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं होता। अब तो मेरा दिल करे कि हम लोग मतलब टिकटॉक्स बना लेते हैं, हम कपड़े चेंज करके वापस टिकटॉक्स बनाते हैं, हम यही और एंजॉय अगर करते किसी हैं। शूट वो मैं पे देखती हूँ आप आपकी वीडियोस। कोई साथ नहीं है, अतायना नहीं है या मीरब नहीं है, तो बोर नहीं लगता वो शूट? वो अच्छा पहले यस तायना, मतलब जब वो नहीं होती तो मैं थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ, लेकिन मेरे शूट्स पे और भी फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ भी खेल लेते हैं। लेकिन हम दोनों जो वीडियोस Vibe बनाते match हैं ना, होती है, हाँ। वो बहुत हाइप पे जाती है, मैं इसके साथ बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। जबरदस्त। एंड अगर ये शूट में होती तो थोड़ा सा तो बोर्डम होता ही है, और बाकी दोस्त भी होते हैं, उनके साथ हम टिकटॉक्स बना लेते हैं, लेकिन इसके साथ मेरा कंफर्ट जोन ही अलग है। यस ऐसा होता है। चलें अच्छा, अब लास्ट कोई मैसेज जो बच्चियां आपको देख रही हैं और सीख रही हैं, उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज, कोई टिप्स उनके भी? लिए ये मैसेज है कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाई पे फोकस करना है। यस, जबरदस्त। अगर पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे तो फ्यूचर हमारा लाइक अजीब ही रहेगा। अजीब ही रहेगा। देखिए अब हम फोकस कर रहे हैं, हम लोगों ने बड़े होकर फैशन डिजाइनर बनना है, इसने डॉक्टर बनना है। मैं डॉक्टर बनूंगी, जबरदस्त। और जिनके पास पैसे नहीं होते मैं उनकी फ्री में भी इलाज कर दूंगी। वाओ, वेरी क्यूट। तो हम लोगों ने इसलिए अभी हमने पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, और फिर हम देखेंगे कि हमने बड़े होकर क्या करना है। जबरदस्त भाई, एम्स भी बहुत हाई हैं और ये मॉडल्स भी हैं और खूबसूरत भी हैं और टैलेंटेड भी हैं, मतलब ऑल पैकेज जिसे कहते हैं ना, फुल पैकेज हैं। तो और बड़ी हमारे तो जबरदस्त यूं लग रहा है हमारी सेट पे दुआएं हैं। बहार आ गई है, बहार आ इनके गई है, बड़ी एनर्जी आ गई है, और ऐसा लग रहा है कि आज तो हम भी कोई ऐसी वीडियोस बना लेंगे पोस्ट शोज करके। सोचते हैं वहां, मैं इसके बाद ना मैं भी कोई पोज मैंने भी थोड़े से नोट कर चलें लिए। ब्रेक पर चलते हैं और पोजिंग पूछते हैं इनसे। अभी वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और पाकिस्तान जी आलमी अमन का नया पासबान, सिविल और अस्करी क़यादत निगहबान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान मौजूद हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द तेहरान पहुंचा है, और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी भी वफ़द में शामिल हैं, और ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा मसालहती कोशिशों का हिस्सा है, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से खुसूसी मुलाकात की, जिसमें इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर भी तबादला ख़याल हुआ है। बिल्कुल जी, और हमारे साथ मौजूद हैं अलामा वाहिदी साहब, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपके वक्त का ज्वाइन करने के लिए। अलामा साहब, कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट ये विज़िट है इस वक्त में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान के अंदर, ईरान में जाना, मुलाकातें करना और डायलॉग जो हैं उनको परवान चढ़ाना, कितना इम्पॉर्टेंट है, किस नज़र से देखते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आलमी अमन कायम करने के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का तेहरान का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। पूरी दुनिया की निगाहें इन 40 दिनों में ऐसे मुल्क पर थी जो काबिल एतमाद भी हो और मोतबर चेहरा भी रखता हो और अमन के लिए भरपूर पावरफुल किरदार भी अदा कर सके। तो उसके लिए ये जो मुज़ाकरात का पहला दौर पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह महवर बन गया, मरकज़ बन गया आलमी निगाहों का। और इस वक्त जो इनका दौरा है, हम समझते हैं पूरी दुनिया की नज़र है, और पाकिस्तान ने अपना जो किरदार अदा करना है अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर क़ुव्वत से और भरपूर एतमाद से अदा कर रहा है। वहाँ जाना फील्ड मार्शल का और वहाँ उनका पुरतपाक इस्तकबाल, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान दुनिया में एक बहुत बड़ी क़ुव्वत हासिल कर गया है, बहुत बड़ा एतमाद। इस वक्त ईरान और अमेरिका दोनों का काबिल एतमाद पाकिस्तान है। दोनों ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे, और जिस जद्दोजहद से और कोशिश से और मुस्बत अंदाज में कोशिश कर रहे हैं, सऊदी अरब में शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं और यहाँ फील्ड मार्शल साहब गए हुए हैं। हम ये समझते हैं कि हमें खुशबू आ रही है कि ये मुज़ाकरात इंशाल्लाह कामयाब होंगे। 40 दिन जंग रही, इब्तिदा से ही फील्ड मार्शल साहब का मुस्बत किरदार रहा है, भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। जाहिर है पाकिस्तान और ईरान दो दोस्त मुल्क हैं और बाकी दुनिया के साथ भी इस तरह ताल्लुकात हैं। मैं यहाँ ये कहूँगा
आगे अमन का, मोहब्बत का, सुलह का अलमबरदार बन के पाकिस्तान उठा है। इस सूरत हाल में बहुत दुश्मन थे पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करते थे, लेकिन फील्ड मार्शल साहब का किरदार और शहबाज शरीफ का किरदार और साथ ही साथ साहब का किरदार और वो कोशिशें और काविशें, मैं समझता हूँ उन दुश्मनों के मुंह पे भी तमाचा लगा है। वो दहशतगर्द हैं, हम अमन के परचमदार हैं। इंशाल्लाह हमने अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया और किरदार अदा करते रहेंगे। तमाम दुनिया की निगाहें इस वक्त पाकिस्तान पे है। आलमी सियासतमदार और आलमी लीडर जो है वो पाकिस्तान के साथ राब्ता करके पाकिस्तान को शाबाश दे रहे हैं। और ईरान की वजारत खारजा ने कल जिस वक्त फील्ड मार्शल साहब वहां पहुंचे तेहरान एयरपोर्ट पे और बड़ा पुरजोश इस्तेकबाल हुआ, तो उस वक्त उन्होंने एक बयान जारी किया कि खित्ते में वाहिद फ़आल सालिस पाकिस्तान है जो अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की तारीख की बेहतरीन सफारतकारी है, शायद दुनिया की बेहतरीन सफारतकारी है कि एक आलमी जंग को रोका, उसकी जंगबंदी कराई और उस जंगबंदी को मुस्तल जंगबंदी में तब्दील कराने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा 47 साल से ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाव और जो कशीदगी और जो मसाइल थे, अल्लाह ने पाकिस्तान को तौफीक दी है कि उस पर मुज़ाकरात करा रहा है और दोनों को एतमाद में रख के आगे बढ़ रहा है। हमारी दुआएं हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इसी कुव्वत के साथ आगे बढ़ता रहे और ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान में होंगे और जो मुआहिदा होगा उसका नाम भी इस्लामाबाद मुआहिदा होगा। ये हमारी कौम के लिए बहुत बड़ा फख्र है, हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा एजाज है। मैं अपनी कौम को पैगाम दूंगा कि अपने सियासी, फिरका वाराना, मजहबी, तबकाती, लिसानी, इलाकाई इख्तिलाफात से बालतर होकर इस वक्त आए, भरपूर कुव्वत के साथ मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को जो एजाज नसीब हुआ है इसको आगे लेकर चलें। अगर हमारी सफों में इत्तेहाद होगा, आलमी सतह पे जो ये वक़ार है ये मजीद बुलंद होगा और पाकिस्तान मुआशी सियासी हवाले से भरपूर तरक्की करेगा और कामयाबी की तरफ जाएगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात अलामा साहब, और आपके वक्त का शुक्रिया। वाकई जी हमारी सफ़ों में इत्तेहाद, जिस तरह से आलमी तौर पर पजीराई हमें मिल रही है, पूरी दुनिया हमें जान रही है और तारीफ़ें कर रही है, इसी तरह मुस्तकबिल में भी यही सिलसिला जारी रहेगा। और इस वक्त नाज़रीन अगर हम बात करें मुज़ाकरात की, तो दुनिया भर की जो नज़रें हैं और घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो इस्लामाबाद पर आकर रुक गई हैं। एक तरफ हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब हैं, कतर और तुर्की के दौरे पर हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वाइट हाउस से ये बयान आता है कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि आलमी अमन का अब हम देख रहे हैं कि गहवारा बन चुका है। बिल्कुल, और इस पूरे मंजरनामे में एक ऐसा स्पॉइलर है और वो है इसराइल, जिसके बारे में तैयब उर्दवान ने दो टोक कहा कि वो इस जंगबंदी के हक में नहीं। इन गुत्थियों को सुलझाने के लिए हमारे साथ कैलिफोर्निया से हमारे मेहमान मौजूद हैं जिनकी आलमी सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब। प्रोफेसर साहब, आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। कहिएगा, वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने पाकिस्तान को वाहिद सालिस मीडिएटर करार दिया। आप कैलिफोर्निया में बैठकर इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका वाकई पाकिस्तान के अलावा किसी और पर भरोसा करने की पोजीशन में नहीं है? फिलहाल पाकिस्तान बड़े अच्छे जगह पे है क्योंकि हमने ताल्लुकात बढ़ाए थे। हमारे आसिम मुनीर आए थे, वाइट हाउस में मुलाकात हुई थी, ट्रंप से बात हुई थी, फिर वज़ीर आज़म ने जो उनका जिस तारीफ की थी, दैट्स अनयूजुअल। सो ट्रस्ट पैदा हो चुका है। अब ट्रंप साहब हर किसी को ट्रस्ट नहीं करते जी, तो उसका बड़ा मूडी आदमी है, उसका जो पसंद आ जाए। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर दोनों आर इन गुड ग्रेसेस। वी आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम डिप्लोमेसी में काम कर रहे हैं, हम ईरान से बात कर सकते हैं, चाइना से बात करते हैं, अमेरिका से बात करते हैं, तुर्की से बात करते हैं, सऊदी अरेबिया से बात करते हैं। तो अब हमारी यूनिक पोजीशन है, हमारी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। हम बड़े उससे प्राउड हैं उसकी वजह से। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा बुध को इस्लामाबाद में मुतवक्के है। क्या सिचुएशन आप बनती देख रहे हैं? और जिस तरह से ईरान भी डटा हुआ है, एक अमेरिका भी डटा हुआ है, डेडलॉक भी बरकरार है, ऐसे में पाकिस्तान जो सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, आपको क्या लगता है दोनों फ़रीक़ैन किसी न किसी एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे?
बिल्कुल हो जाएंगे, और बात हो रही है डिप्लोमेटिकली। देखिए ना, आप जो अगर बयानात को आप देख रहे हैं जो पब्लिकली ईरान कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, वो तो अपने लोकल ऑडियंस को लिए होता है। एक्चुअल डिप्लोमेसी बिहाइंड द सीन हो रही है। वो पाकिस्तान में बड़ा फायदा कौन उसमें रोल प्ले कर रहा है। जो हमारे सीनियर लोग हैं वो बात कर रहे हैं बिहाइंड द सीन। तो आप देखें 2-3 दिन में इसका कोई ब्रेक थ्रू होगा। देखें जब पहले मुलाकात हुई थी, जो फेस टू फेस हुई थी, भाई दूसरा बंदा चाहता क्या है, रेड लाइन कहाँ है, क्या देने को तैयार है। दोनों लोग वापस गए, अपने घर से बात की, व्हाइट हाउस से बात हुई, ईरान की पार्लियामेंट से बात हुई। अब जो नेक्स्ट जो होगा बातचीत, मुज़ाकरात, that will generate further momentum. Breakthrough may still take 2-3 weeks. Don't expect a breakthrough this week, but this is exactly how it should go, right direction. बिल्कुल सही समत में ये चीज़ें चल रही हैं। डायलॉग भी प्रोफेसर साहब, वज़ीर आज़म का जो मौजूदा दौरा है उसको देख लें, और 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा का जो हालिया इजलास हुआ, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? क्या मशरिक़ वस्ता में अरब लीग या OIC से हटकर एक नया ताकतवर दिफाई और मौशी इत्तेहाद जन्म ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, और पाकिस्तान उसमें सेंट्रल रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान अकेला रोल नहीं होगा इसमें। देखें ना, एक कोलिशन से बनेगी, तुर्की भी आएगा, मिस्र भी आएगा, UAE की कंट्रीज भी आएंगी, और लोग भी आ सकते हैं। तो ये रीजनल लोकल पावर प्ले होगा। लेकिन पाकिस्तान बड़े सेंट्रल लोकेशन में है, तो पाकिस्तान कैन डिक्टेट कि भी कैसे करें, कौन कौन होगा। अगर स्टेट ऑफ हरमुज में कौन मॉनिटर करेगा, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाएगी जो उसके ट्रैफिक को मॉनिटर करेगी, उसमें पाकिस्तान का भी बड़ा रोल हो सकता है। मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में पाइपलाइन खुल जाए, हमें तेल आना शुरू हो जाए। That's one of the outcome we should all look for that. जी। अच्छा, ऐसे में सदर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान से जंग खत्म होने वाली है। ट्रंप की ग्रैंड डील की शराइत क्या हो सकती हैं, और क्या तेहरान इन शराइत को अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता समझेगा? एंड शॉर्ट आंसर समझेगा। उसकी एक ही शर्त है, अगर मैं हर चीज को भूल जाएगा, वो न्यूक्लियर में अगर कोई सेटलमेंट हो जाए तो वो विक्ट्री डिक्लेयर करके अपने आप को सबसे अजीम प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश करेगा। तो या ईरान इजाजत दे दे कि कोई दूसरे मुल्क, इंटरनेशनल मुल्क उसके न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉनिटर करेंगे, या वो न्यूक्लियर जो आर्सेनल है एक्सपोर्ट हो जाएगा किसी कंट्री को। पाकिस्तान को भी हो सकता है, तुर्की को भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो इस तरह की कोई चीज बन जाएगी इन एक्सचेंज फॉर कि हरमुज खुल जाए और आपकी सैंक्शन खत्म हो जाए, आप फ्रीली कम करें। इस तरह का काम हो जाएगा, फिक्र ना करें। ये 2-3 बाकी सब चीजें भूल जाएं, ये दो नुक्तों में काम हो जाना है इसका। इंशाल्लाह ये काम हो जाना। लेकिन प्रोफेसर साहब, पूरी दुनिया जो है वो इसराइल को स्पॉइलर की नज़रों से देख रही है, और सदर उर्दवान ने भी कहा है कि इसराइल इस जंगबंदी को, सीज फायर को मुतासर करना चाहता है, सबूताज करना चाहता है। नेतन्याहू हुकूमत की बात करें तो कौन से उनके पास कार्ड्स हैं जिनसे वो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को नाकाम बना सकते हैं? इजराइल बड़ा अनप्रेडिक्टेबल पार्टनर है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो आखिर में ये होगा कि ट्रंप साहब उसको कहेंगे, कोई गारंटी देंगे कि इजराइल तुम बैठ जाओ आराम से, इन एक्सचेंज तुम्हें ये चीज हम देने को तैयार है। अब देखें क्या इजराइल क्या चाहता है। इजराइल चाहता है कि वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी में ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस हो जाए, और गाजा में उसका कोई इस तरह से हो जाए कि वो परमानेंट सेटलमेंट हो जाए, तो कोई ऐसे हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी। और देख के कोई कुछ उसको इजराइल को बिठा देंगे, बैठ जाएगा इजराइल, लेकिन कुछ लेके बैठेगा। सही। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की जाना कितना अहम है, और क्या शहबाज शरीफ और सदर उर्दवान मिलकर ईरान अमेरिका कशीदगी को मुस्तकिल ख़त्म करने का कोई रोड मैप पेश कर सकते हैं? मुस्तकिल करने का रोड मैप होगा, लेकिन मुस्तकिल करने के में कुछ महीने लगेंगे। अभी तो फिलहाल है कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज खुल जाए, आप लोग 1-2 नुक्तों में अग्री कर लें, वो 2-3 हफ्ते में हो सकता है। तो लंबा जो काम है उसमें मजीद डिप्लोमेसी होगा, उसमें 2-3-4 महीने लग सकते हैं। लेकिन जो लास्ट जो ईरान की जो डील थी, जो ओबामा ने की थी, उसको 2 साल तक निगोशिएट किया गया था। सही। तो हम समझते हैं कि फटाफट 1 हफ्ते में बात हो जाए। ये चीजें काम लगती हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, इस मामले पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल को भी कुछ ना कुछ देगा, वरना क्योंकि स्पॉइलर तो वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिका की मर्जी के बगैर भी वो कोई ना कोई ऐसी शरारत करता है कि मजबूरन फिर अमेरिका को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। कुछ मजबूरियां हैं, कुछ फाइल्स का भी जिक्र होता है। ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में विन विन सिचुएशन किस तरह से हो सकती है, कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर? विन विन ऐसे हो सकती है। इसराइल को क्या खराबी थी?
इसराइल को सिर्फ फंडामेंटली दो प्रॉब्लम्स हैं। एक है कि लुबनान में, सदर्न लुबनान में ईरान ने फंड किया था हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह के पास हथियार भी हैं, वो मिसाइल भी फायर करते हैं। अगर उनको न्यूट्रलाइज कर दें, सदर्न लुबनान में कोई इंटरनेशनल मॉनिटरिंग हो जाए और उसके सब मिसाइल तबाह हो जाएं। नंबर 2, ये ईरान के जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल को काबू कर लिया जाए या तबाह कर लिया जाए। अगर वो तो चीजें हो जाती हैं तो इसराइल को उसके अलावा कोई नहीं है, कोई ग्रेटर इसराइल नहीं चाहता। उसको चाहता है कि मुझे रोत कंकर न मारे अपने हमसाए। तो वो इस नेगोशिएशन में आई एम होपफुल कि कुछ ना कुछ में सेटलमेंट हो जाएगी। जिस तरह से प्रोफेसर साहब आप कह रहे हैं कि वक्त लगता है, और एक दौर तो हमने देखा इस्लामाबाद में हुआ और जिसकी नाकामी या कामयाबी का अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया, इसलिए दूसरे दौर की तरफ गए हैं। आपको लगता है कि अभी ये प्रोसेस चल सकता है, कोई तीसरा दौर भी हो सकता है इन केस अगर ये दूसरे दौर में कोई नतीजा नहीं निकलता तो? बिल्कुल होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। लेकिन ना जो मेरे अंदाज में जो पहले जो इस्लामाबाद की टॉक्स हैं वो सक्सेसफुल। आप कैसे मेजर करते हैं सक्सेस? ऐसे उसके बाद सीज फायर नहीं टूटा और हमारे डिप्लोमेट अभी जाए, सब लोग ईरान में भी गए हैं, व्हाइट हाउस से भी बात हो रही है, सऊदी अरब भी गए। भाई ऐसे ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, एक दिन में काम तो नहीं होता। सो देवर द इस्लामाबाद टॉक पर वेरी सक्सेसफुल, दूसरी भी होगी और तीसरी भी होगी। अच्छा, बिल्कुल ये टॉक्स जो हैं ये होंगी। अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरब के बाद अब दोहा का रुख कर रहे हैं। तो सर हमें ये बताइएगा कि गल्फ़ का, कतर का, सऊदी अरब का और इस्लामी ममालिक का अब क्या नक्शा आप बनते हुए देख रहे हैं आने वाले दिनों में? हम देख रहे हैं कि जो भी डायलॉग ये कामयाब हो जाते हैं, इसका कोई नतीजा निकल आता है, तो उसके बाद क्या नक्शा बन सकता है इन तमाम इस्लामी ममालिक का? यह नक्शा ऐसा बनेगा कि अमेरिका वांट्स टू फोकस ऑन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेनेजुएला, क्यूबा, ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो लोकल कंट्रीज हैव टू मेक ए पावर बेस्ड। अब कौन से कंट्री के पास स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है? तुर्की इज वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, और तो पाकिस्तान इज इन रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो नई कोalition बनेगी, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र भी ये कहेंगे हम आपको लोकली प्रोटेक्ट करेंगे, दुबई को भी प्रोटेक्ट करेंगे, कतर को भी करेंगे। तो अमेरिका कहेगा ठीक है, आपको हम पैसे इस्लाह देंगे, आप करते रहो, हमें जान छोड़ो हमारी। सही। बिल्कुल, इस दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान का मौशी फ़ायदा भी बहुत बड़े पैमाने पर होगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब आपके वक्त का, और यकीनन बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हैं जिनको हम विटनेस कर रहे हैं, और रहती दुनिया तक पाकिस्तान की जो अमन की कोशिशें हैं, जो काविशें हैं, और बेलौस और मुखलिसाना पाकिस्तान ये कोशिशें कर रहा है, इनको याद रखा जाएगा और कदर की निगाह से देखते हैं। और यकीनन पाकिस्तान के हिस्से में ये एहसास आया कि अब हम फिर देख रहे हैं कि जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होने जा रहा है उसमें भी पाकिस्तान का नाम जो है वो सामने आ रहा है, और अमरीका भी एतमाद का इजहार कर रहा है, ईरान भी एतमाद का इजहार कर रहा है मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का। तो कोई बड़ा ऐलान सामने आ सकता है इन दिनों में। पाकिस्तान के सबसे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं, पाकिस्तान की दोस्ती सबके साथ अच्छी हो रही है, और बस अगर चीखें कहीं से उठ रही हैं तो वो इंडिया से उठ रही हैं और वो उठती रहेंगी। जितना कॉर्नर करना चाह रहा था पाकिस्तान को, वो अभी हम देख रहे हैं इंडिया का कहीं नामो निशान, कहीं काउंट नहीं हो रहा। अभी वक्त ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। और अब हम देखते हैं कि जनाब बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स ऐसी आ रही होती हैं जिनमें ये दावा किया जा रहा होता है कि 3 दिन में रंग गोरा हो जाएगा, शीशे जैसी शाइन आ जाएगी आपके फेस पे। तो हम पाकिस्तानी भी कितने सादा हैं कि हज़ारों रुपए इन क्रीमों पर उजाड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपना फेस वॉश करते हैं तो वही पुराना हाल आपको नज़र आता है, और आप लोगों से पूछ रहे होते हैं कि बताओ कोई फ़र्क नज़र आया है? ये फ़र्क नज़र आया कि इंसान बदल जाता है, वो पहले वाला तो कुछ और था। हाँ, तो ये हम अब सिर्फ एक्सटर्नली बहुत सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, महंगी प्रोडक्ट्स जो हैं उनका यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम इनटेक क्या कर रहे हैं, हम खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं। तो इंटरनली जो आपकी डाइट है वो भी बड़ा मैटर करती है आपकी स्किन। आपने बड़ी पत्ते की बात की, और हम देखते हैं कि फेस वॉश कर लिया, सीरम अप्लाई कर लिए, और भागते दौड़ते हम ये सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारी डाइट कितना मैटर करती है। और सुबह में पराठा खाया था, उसके क्या असरात आने हैं, और जो चाय पी थी, चाय बिस्किट खा के आप लोग निकल गए और सारा दिन धूप में आप काम करते रहे, तो फिर जो असरात है वो जल्द पर आएंगे, और फिर जब शीशा देखेंगे तो फिर आप डर भी जाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि केयर ही उस तरह से नहीं की होगी। ऑब्वियस सच्ची बातें कर रही हूँ मैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये आज हम आपकी सॉर्ट करेंगे, और वो सॉर्ट करने के लिए हमारे पास जी बहुत ही ज़बरदस्त हर्बलिस्ट नईमा आपा हैं, जो किसी तारुफ की मोहताज, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हमने नक्शा खींच दिया है कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं आवाम की, आवाम लगाने में लगी रहती है और खाने में उस तरह से कोई चीज़ होती नहीं है। बच्चियाँ भी देख लें, सूखी सूखी सी होती हैं, खाती नहीं है, स्किन केयर लाजमी करनी है। तो वो कितना इफेक्टिव, गलत है ना कि किसी भी कौम को किसी गोरे रंग पे लगा दो,
बाकी सारा सब कुछ वो गुर्दे बेचने पे आ जाते हैं कि वाकई। हमारा कुछ भी कोई भी सौदा करने पे तैयार हो जाए, बस रंग हो रहा हो जाए। ये हाँ बिल्कुल, ये देखिए ना, मैं पहले भी कह के गई थी, अब भी फिर कह रही हूँ, ये पागलपन है। इस पागलपन से बाहर आ जाओ, अपने आप को हेल्दी करो, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, आप खूबसूरत नजर आए, आप अच्छे नजर आए, आपकी स्किन हेल्दी नजर आए। तो आज जो मैं चीज लेके आई हूँ, आप यकीन माने कि वाकई ही आज मैंने उसका पूरा एक बजट निकाला है मैंने, वाकई 2 रुपए का टोटका मेरा। अच्छा, हाँ, अच्छा। वरना मैंने महंगाई के मद्देनजर रखते हुए ना अपने टोटके की कीमत भी बढ़ा दी थी, कोई मैं 10-15 रुपए तक लेगी, लेकिन ये वाकई 2 रुपए बेशक 2 रुपए का, लेकिन इसमें कोई बिजली का अमल दखल तो नहीं, क्योंकि आजकल लोड शेडिंग बढ़ी है। उसके बिना भी बन जाएगा। हाँ, नहीं, गैस का अमल दखल है, गैस, बिजली का नहीं आपका है। गैस वो भी भी काम करना है आपको। गैस का है, गैस का बिल्कुल। अच्छा है क्या कि हम ना आज मैं 2 ड्रिंक लेके आई हूँ एक्चुअली आप लोगों के पास, आपके ना इंटरनल को हेल्दी करेंगे ताकि एक्सटर्नल खूबसूरत नजर आए, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जो एक ड्रिंक है, आप वो कहें कि हाइड्रेशन का बादशाह है। वाओ, ऐसा हाइड्रेशन का बादशाह, यकीन माने कि इंस्टेंट आपको हाइड्रेशन भी मिलेगी, आपको इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। आपका फेस जो है वो आप ब्लश करेगा अगर आप रेगुलर कर सकते हैं तो। अच्छा, दूसरा जो क्या है कि एक को तो मैंने कह दिया ना हाइड्रेशन का बादशाह, दूसरा डिटॉक्स का राजा है। ये मैंने खुद से ही नाम दिया, और हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। और आप जो अब सुनेंगे, जो अब सुनेंगे वो एग्री आपको तो वैसे ही डिटॉक्स वाटर से जो है ना बड़ा लगाव है, बड़ा पसंद है इसको। आज मैं जो एक डिफरेंट डिटॉक्स लेके आई माहम, उसमें आपको कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 2 रुपए में बनेगा। वो है क्या चीज, मैं चले आपको पहले बताती हूँ। गर्मी आ रही, मैं इस हिसाब से लेके आई थी, ठीक है ना, गर्मी आ रही है तो ये देखिए, ये आप लोगों के सामने ये 2 बॉक्स रखे हुए हैं, ये मेरे घर में अब इस्तेमाल हो रहा है। ये है जो सफेद जो है नॉर्मल, ठीक है, ये है काले जो, ठीक है। मैं दोनों यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, ठीक है। तो ये है कि आप लोग नॉर्मल लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी हैं, अपने आप को हेल्दी रखें, फिट रखें, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। जब कोई आपको खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी तरफ सोच समझ के, नहीं इसमें मीठा है, इसमें ज्यादा मीठा है, इसमें नहीं खाना, हमने ये खाना है, ठीक है। बेशक अपने आप को मेंटेन रखा, लेकिन फिर भी आप जिसकी सेहत सही है, सेहत सबसे बड़ी नेमत, सेहत संभाल के रखें, ठीक है। तो आप अगर ये इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो मैं इंशाल्लाह ये गारंटी करती हूँ, क्योंकि देखिए सुन्नते नबी है जो आप सबको पता है, इस बात में मैं डिटेल में नहीं जा रही। आपने करना क्या है कि सिर्फ 2 चम्मच सिर्फ 2 चम्मच, ठीक है। नॉर्मल बंदों के लिए मैं बता रही हूँ, डायबिटिक पेशेंट भी यही कर सकते हैं। अगर किसी की शुगर खुदा ना खास्ता ज्यादा हुई हुई है तो फिर वो काले जो भी बराबर कर ले, ठीक हो गया। जिस तरह आजकल मैं काले जो भी इस तरह बराबर कर लेती हूँ, क्योंकि खुदा ना खास्ता की शुगर किस टाइम पे स्पाइक ना कर जाए। अच्छा, आती मैं इसकी तरफ कि आपने अपना डिटॉक्स वाटर कैसे बनाना है, ठीक है। पहले अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें ताकि आप अंदर से हेल्दी हो तो बाहर से नजर आए। आपने 2 चम्मच जो लेने हैं और तकरीबन 1.5 लीटर पानी के अंदर इनको रात को सोख करके रख देना है, ठीक हो गया। हाँ, कोई 20 मिनट पहले बताता, कोई 25, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। रात को आप सोख करके रख दें। 2 चम्मच जो हमारे चाय खाने वाले चम्मच होते हैं, ठीक है, 1.5 लीटर पानी में आप सुबह उसको इतना पका लें कि आपका 1 पाव पानी जल जाए, वो तकरीबन 1.25 लीटर 1 लीटर पानी रह गया। आपने नीम गरम, अगर अपनी बॉडी को आपने डिटॉक्स करना है तो नीम गरम के अंदर, अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं और आप अपने आप को और मजीद खूबसूरत करना चाहते हैं, ग्लोइंग फेस चाहते हैं, तो आपने उसके अंदर 1 चम्मच हनी और थोड़ा सा लेमन डाल के मिक्स करें, मिक्स करके पी लें। 1 चम्मच, 1 गिलास आपने सुबह पी लेना है, नॉर्मल गिलास, ठीक है ना, छोटा मोटा नहीं, 1 गिलास पूरा, हाँ जी, पूरा गिलास पी लिया आपने। उसके बाद आपने तकरीबन शाम को जो हल्की भूख होती है, 1 गिलास आप उस वक्त पी लें। आप सिर्फ 15 दिन कर लें ये नुस्खा। मैं कहती हूँ कि आप खुद, हमारा ये इनबॉक्स भर जाएगा कि इतनी दुआएं मिलेंगी, आप सोच नहीं सकते इसके जितने फायदे हैं। ये मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, और खास तौर पे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट, तो मैं ये करती हूँ साथ में। अब आ जाते हैं डायबिटिक की तरफ, ठीक है ना, कि जो शुगर पेशेंट है वो कैसे करें। शुगर पेशेंट ये है कि ये कड़वे होते हैं, ये वाले जो होते हैं काफी कड़वे होते हैं, ठीक है ना, हाँ बहुत कड़वे होते हैं, ठीक है। और ये होता है, इनका टेस्ट नॉर्मल जैसे जो एक आटे का टेस्ट होता है, ठीक है। आप लोगों ने करना ये 2 चम्मच ये ले लेने, 2 चम्मच ये ले लेने, लेके सेम उसी तरीके से आपने उसको बॉईल करना है और हनी से परहेज करना है, थोड़ा सा लेमन डाल के आप, हाँ। तो ये है कि ये हमारी किडनी को भी आप ये कहें कि बिल्कुल 0 मीटर कर देते हैं। किडनी के अंदर खुदा ना खासा कोई स्टोन है, कोई इन्फ्लेमेशन है, आपकी यूटीआई में, आपकी ये क्या कहते हैं कि पेशाब में रुकावट है, जलन है, हर चीज को आप ये कहें कि जादू जादू और जादू। मैं 3 दफा बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि गारंटी है, ठीक है ना, ऐसा जादू होगा तो आपकी बॉडी जो है डिटॉक्स होगी। अब आती है बारी इसकी कि ये देखिए सत्तू बनेगा इसका, अच्छा, ठीक है ना। गर्मियों में
सत्तू पिया जाएगा। तो आप क्या सोच सकते हैं, सत्तू पी भी सकते हैं, हम सत्तू खा भी सकते हैं और हम सत्तू लगा भी सकते हैं। अच्छा, जी, ये मेरे एक्सपेरिमेंट है, ये अभी आने वाले वक्त में आगे आगे बहुत आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने सत्तू एज इट इज जैसे हम सत्तू पीते हैं, ठीक है, लेकिन अभी जैसे कि अभी नॉर्मल मौसम चल रहा है तो आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। इसके साथ आने वाली गर्मी में आप सत्तू इसका पिए। और सत्तू लगाने का तरीका क्या है कि जो उसका एक स्क्रब बनता है, ठीक है, आपने हनी लेना थोड़ा सा, थोड़ी सी लेनी है दही, उसके अंदर मिक्स करें। जिनके स्कार्स है ना, स्कार्स जिनको हम बोलते हैं, और या वाइट हेड, और एक जो हो जाते हैं हमारे अंदर के वाइट हेड जो के ऊपर लेयर आ जाती है, बम्स से बन जाते हैं। इंशाल्लाह आप रेगुलर अगर इसको इस्तेमाल करेंगे और फिर इसको इस्तेमाल करने के बाद आपने उसको मसाज करना है 10 मिनट लगाने के बाद। सत्तू को दही के अंदर, हनी के अंदर मिक्स करके 10 मिनट लगाने के बाद आपने मसाज करना। मसाज करके आपने स्टीम लेनी है, ठीक है, स्टीम लेके आप अपने चेहरे को क्लीन करें। आप हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 बार ये प्रैक्टिस करें। मैं कहती हूँ ऐसे हैरान कुन नताइज होंगे कि आपका चेहरा एकदम से ब्लश करेगा, यानी कि अंदर से भी क्लीन हो रहे हैं, अंदर से भी क्लीन, बाहर से भी। ये सत्तू के आपने हमें 3 तरीके बता दिए हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपके एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, आप पूरे 7 इसके तरीके हमें बताएंगी कि क्या कर सकते हैं। अब बाकी जो हमारे टोटके हैं उनकी जानिब भी आ जाते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं आपके पास? ठीक है ना, ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, ये जिसको मैंने बोला था ना कि एकदम से आपकी स्किन ग्लो करेगी, ब्लश करेगी। ये था हाइड्रेशन का बादशाह, ये है सॉरी हाइड्रेशन का बादशाह, ठीक है, ये डिटॉक्स का था। ये मैंने कच्चा नारियल लिया था, ठीक है, कच्चा नारियल लिया। कच्चा नारियल लेके नॉर्मल, ये नहीं कि उसका पानी तो मैं पी चुकी हूँ, ठीक है, इसलिए मैं लेके नहीं आई थी। हाँ, उसका पानी मैं पी चुकी हूँ। अगर ये ज्यादती किया, ये ज्यादती की वाकई। ये आते आते मैंने इसलिए, क्योंकि सुबह सुबह मैं अमूमन कभी कभार वो नारियल का पानी पीती हूँ कि ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, आपकी हाइड्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर उसी का मैंने इतना सा पीस लिया, ठीक है, इतना सा पीस लेके उसके अंदर तकरीबन 100 ml मैंने डाला है पानी डाल के मैंने उसको ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद आप देखिए, आप चाहे ये देखिए, ये पानी रखा हुआ है इसका, ये सिर्फ मैंने कितना, ये देखिए, ये पानी इसका रखा हुआ है, ठीक है। आपने करना ये है कि इतना सा, अगर आपके पास देखिए ना नारियल का पानी, वो तो अंदर था, वो तो पी लिया, लेकिन आप सिर्फ कच्चे नारियल का इतना सा स्लाइस लें, एक फिंगर जितना लंबा, जितना भी होता, आपने उसके अंदर 1 गिलास पानी डाला, डाल के उसको ब्लेंड करके आप उसको स्टेन करें। स्टेन करने के बाद देखिए, ये जो निकला है इसका, ये मैं दिखाने के लिए लेके आई थी, ठीक है, इसका मास्क बनेगा। आपने करना ये है कि इसको पी लेना है, थोड़ा सा ये निकाल के, सिर्फ मैंने आप लोगों को निकाल के ये दिखाया ताकि आप लोगों को नजर आ सके। आप इसको दिन में 3 से 4 बार शावर करें, ठीक है, फेस के ऊपर अच्छे तरीके से। आप मेकअप से पहले भी करें, मेकअप के बाद भी करें। मैं कहती हूँ कि आपको ना इंशाल्लाह सनटैन होगा, ना आप, हाँ जी, ना सनटैन होगा, आपका जो मेकअप है वो भी ग्लो करेगा। और अगर हाँ, मेकअप से पहले जिस तरह हम लगाते हैं मॉइस्चराइजर लगाते हैं, ये हमारा नेचुरल मॉइस्चराइजर है। आप अगर ये लगा के मेकअप करेंगे तो इंशाल्लाह ये सनब्लॉक का काम भी करेगा और आपकी स्किन भी एज ए प्राइमर, ठीक है। अब आ गई है ये बारी कि मैंने इसको क्या किया था, स्टेन करने के बाद ये देखें, ये इसका बुरादा निकाल लिया, ठीक है। इसका एक बेहतरीन आपके जो ये डार्क नकल है, ठीक है, ये डार्क नकल है आपके, या पानी में हाथ ज्यादा डाल के आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो गई है, ठीक है ना, हाथ पांव आपके सब कुछ गोरा हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी स्किन के ऊपर, अमूमन लोगों को आपने देखा ना, ये डबल टोन होती है, इधर से ये, इधर से कलर और है, इधर से और है, इधर से और है, एल्बोज और नीज पे भी। चलो हम फोकस करते वही नीज टिकिया के ऊपर के बस ये हमारी चमकती हुई नजर आए, तो नेचुरल तरीकों से चमकाएं, ठीक है ना। आप महंगे उसकी तरफ ना जाए, अपने आप को खराब ना करें, ठीक है। ये आपने क्या करना है, ये देखिए, ये इतना सा, ये छोटा सा पीस था उसका, ये निकला है बुरादा। इसके अंदर हमने क्या करना है, फौरन से थोड़ी सी डालनी है इसके अंदर दही। ये दही रखी हुई है, ठीक है, नेचुरल तरीके से करें, स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, खूबसूरत भी करेगा और प्लम भी करेगा। छोटी सी एक बिल्कुल माइनर पिंच हल्दी, ठीक हो गया, हल्दी। ये आपके जितने भी ये है ना ब्राउन स्पॉट, सबको खत्म करती है। और साथ में ये है मेरे पास बेसन। बस ये चलते फिरते आपने ये बना लिया, इतना जबरदस्त ये आपका मास्क बनेगा। इसमें आपको किसी ऑयल डालने की जरूरत नहीं है, कोई आपको और चीज, क्योंकि हाइड्रेशन एवरी टाइप ऑफ स्किन आपने करना ये है। हाँ, एवरी टाइप ऑफ स्किन, और मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है ना। हाँ, मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है ना। हाँ, आपके लिए भी नुस्खे। हाँ जी, बिल्कुल मेल फीमेल, क्योंकि देखिए वो भी तो सूरज का इतना ही सामना करते हैं ना। अबू ज़ैर भी तो हमारे साथ लाइट में बैठा हुआ है ना, उनको भी स्किन नहीं लगी, चमड़ी तो उनकी भी है। हाँ, बिल्कुल उनको भी स्किन है, बिल्कुल ऐसे ही ना, थोड़ी सी ठीक है, बर्दाश्त कर ले, लेकिन फिर भी देखिए ना, लाइट में भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, और सब खूबसूरत लगना, खूबसूरत नजर आना सबका हक है, सब गोरे होना लड़कों का भी शौक है आजकल। तो मैं कहती हूँ एडवांस है, लड़कियों से ज्यादा तेज है। तो आप लोगों ने करना ये है कि इसको, मास्क को मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपने मास्क अच्छी
ये आपका ना एक स्क्रब बन जाएगा, ठीक है। ये आपका एक बहुत अच्छा स्क्रब बन जाएगा। आपने करना है, इसके अंदर बिल्कुल आपको ग्रेन्स फील होंगे इसके, ठीक है। ये आपने लगा के 10 मिनट इंतजार करना है। 10 मिनट के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मसाज करें, हल्के से नीम गर्म पानी के साथ वॉश करें। बाद में लोशन वोशन लगाने की कोई जरूरत नहीं। इंशाल्लाह चमकेंगे, चांद की तरह। चमकेंगे। बहुत शुक्रिया आपा, और आपने चमकने के सारे जबरदस्त टोटके बता दिए, और अब भी आप नहीं चमक रहे हैं तो फिर ये आपकी सुस्ती है। अभी बस उठें और ये किचन में आपके सारे 2 मिनट वाले 2 रुपए वाले टोटके, 2 मिनट वाले भी हैं वैसे तो, झटपट तैयार होने वाले, और झटपट से आप लगाएं और चमकदार हो जाएं। और क्या चाहिए, और फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। अभी वक्त तो ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जिस टॉपिक पर अब हम बात करने लगे हैं, डिस्कशन करने लगे हैं, वो इतना सेंसिटिव है कि शायद स्टूडियो में बैठे हम सब भी रंजीदा हो जाएं, क्योंकि बात ये कि हम अक्सर ड्राइंग रूम्स में बैठकर ये रोना तो रोते हैं कि भाई अब वो नेक और फर्माबरदार बहुएं नहीं रही जो घर को जन्नत बना दिया करती थी। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि अब डर भी लगता है कि कहीं हमने अच्छाई का मयार ही गलत तो नहीं बना दिया। हम बहू तो वो चाहते हैं जो चुपचाप हर बोझ उठा ले, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उसकी खामोशी के पीछे कितना कर्ब और कितना दुख छुपा है, उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसाइल हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी अना की तस्कीन के लिए उन अच्छे लोगों को खुद ही अपने घरों से दूर करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपने नब्ज तो सही पकड़ी है उज़ैर। हम बहू को घर की जीनत तो कहते हैं, लेकिन उसे घर का फ़र्द तस्लीम करने में सालों लगा देते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि तस्लीम ही नहीं कर पाते हैं। और जब एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ कर आती है, अपने माँ बाप, अपना रहन सहन, हर चीज़, अपना घर बार छोड़कर, उसे सिले में सिर्फ जी जिम्मेदारियों की लिस्ट मिल जाती है या तनकीद की वो छाड़ मिलती है, तो वाकई दिल जो है वो बहुत अफसुर्दा होता है। उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी ये सोचने की ज़रूरत होती है। और ताली जो है वो दोनों हाथों से बचती है। और अगर अच्छी बहू का ख्वाब देखना है तो खुद को बेहतरीन सास ससुर भी बनाना होगा, बेहतरीन घर भी उसको देना होगा, ताकि वो जी उस घर में पले बढ़े और खुशहाली से रहे। तो इस सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ रिलेशनशिप मिसेस खान साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मिसेस खान, जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है कि घर जब कोई नई बहू आए तो जी वो घर को जन्नत बनाए, बहुत सारी उम्मीदें लगाई जाती हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचा जाता कि वो जो आ रही है उसके भी कोई ख्वाब होंगे, उसकी भी कोई उम्मीदें होंगी, उन पर भी पूरा उतरना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सही बातें आप कह रही हैं, बहुत अच्छी बातें कह रही हैं। हमारे ज़माने में जो माएँ होती थी ना, वो हमें बचपन से ही ट्रेन करती थी इस तरह, और बचपन से ही बताती थी बेटा इस तरह तो अब तुम कर रही हो, इतनी देर तो तुम सो रही हो, इस तरह तो तुम कर रही हो, ये तो अब माँ बाप का घर है ना, आगे तुम्हें इस तरह भी चलना होगा, इस तरह भी रहना होगा, इस तरह भी करना होगा, आपने हर हालात में अपने आप को एडजस्ट करना होगा। आजकल की माएँ क्या बताती हैं, छोटी छोटी बातें हमारी माएँ बताती थी कि पानी पी कर बैठ कर पियो, बिस्मिल्लाह करके पियो। आजकल माएँ बताती हैं कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने तो कहीं नहीं सुना, मैंने तो देखा ही नहीं आजकल बच्चे बिस्मिल्लाह का पढ़ के और वो खाना खाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें बचपन से ही सिखाई जाती थी। आज तो तुम इस तरह कर रही हो ना बेटा, आज तो तुम कह रही हो मैं नहीं बर्तन धोऊंगी, ये करूँगी, नहीं नहीं मुझे तो नहीं धोना, और ये वो, तो कल तुम्हारे बच्चे और शौहर हो गए तो उनके लिए नहीं करोगी क्या? हमारी माँ बाप ने हम लोगों के लिए नहीं किया? तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये कल्टीवेट की जाती हैं बच्चियों के जहनों में बचपन से। आजकल का क्या होता है, अम्मी उसने ये मोबाइल ले लिया, अम्मी उसने वो मोबाइल ले लिया, अम्मी उसने वो टच वाला ले लिया, अम्मी अब उसने ये पता नहीं कौन कौन से, मुझे तो नाम भी नहीं आते, हम तो अपनी उम्र के हिसाब से पुराना आपा बिल्कुल ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जितना भी सिखाया जाए, तरबियत की जाए, लेकिन फिर भी आपको उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने में, जिम्मेदारियों को संभालने में कुछ अरसा तो दरकार होता है, कोई 1-2 साल तो आपको लग ही जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब नए घर में बेटी जाती है तो वो उसको एक हम रोबोट की तरह डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि मतलब जो सारी ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म करे और अपने सारे काम जो है जितना भी चाहे उसका रेस्ट करना है अपना उसको वो कुर्बान कर दे और हमारी खिदमत में वो हर वक्त जो है वो तैयार। अच्छा, कितनी आपने ऐसी बहुएं देखी हैं कि पहले डे फर्स्ट से जाकर अपने आप को कुर्बान कर रही हैं, उनकी तो इतनी लंबी लंबी जुबान है, अब कहकर तो देखे सास ज़रा कि ये भी करो वो भी करो, वो तो अपने कमरे से नहीं निकलेगी, कुंडी लगा दी है, 2 बजे सो के उठेगी, मर्जी से खाना पकाएगी, अपने मियाँ के लिए कुछ थोड़ा बहुत कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज गो टू हेल।
क्या सास ससुर के लिए क्या? वो तो आपा कहती है, आज "This is आपने not my तलवार जो है वो duty." बहुओं के No. अगेंस्ट उठाई हुई है, लेकिन हम जिस तरह से बात करें कि ताली दोनों हाथों से बजती है कि इन्वायरमेंट तो प्रोवाइड करना होता है ना बहू को भी। अगर वो सब कुछ छोड़कर आ रही है, अपना घर बार अपना कंफर्ट छोड़कर एक घर में आई है, तो उसको वेलकम अच्छे तरीके से एक दिन कर लिया जाता है या 2 दिन कर लिया जाता है, और तीसरे दिन शायद वो अच्छी बहू बनने की कोशिश भी कर रही हो, उस प्रैक्टिस में भी हो। लेकिन एक जो डिजाइन हमने कर दिया गया, लेबल कर दिया गया अच्छी बहू, वो तो फिर डाउनलोड ही हो सकती है। देखिए बेटा, अगर आपको अच्छा बनना है तो कुछ तो सैक्रिफाइस करना है ना बेटा। थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करते हैं तभी आपको कुछ उसका रिवॉर्ड मिलता है। ये नहीं कि आप डे 1 से जाके उसको रिवॉर्ड दे रही हैं। आपने क्या करके दिखाया, आपने क्या कोशिशें की हैं उस घर के लिए, या उस लेवल तक आने के लिए औरतें कितनी कोशिश करती थी ना। हमने कितनी कोशिश की है ना, तो हमें एक मुकाम मिला है, तो हमने गिवन किया है, तो हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, रिमेंबर, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। मत सुने कि आप जाकर तख्त पे बैठ जाएंगे और आपको घर की चाबियां डे 1 से। जो औरतें चाहती हैं हमें घर अलग मिल जाए, तो कोठी अलग मिल जाए, तो गाड़ी किस में आया है, लड़की वाले कितने होते हैं, अब मैं क्या वर्ड यूज़ करूं, कैसी गाड़ी में आया है, अरे वो तो बाइक पर आया था, चाय भी ना पिलाओ। तो हमारा एटीट्यूड क्या है, लड़की वालों का एटीट्यूड क्या है? मिसेस खान, ऐसा घर होना चाहिए, हमारी बच्ची इतना नहीं खाना पकाएगी, इतना बड़ा घर ना देखिएगा, इतनी कोठी देखिएगा। आपको क्या पता कि लड़की वालों की डिमांड्स इतनी होती हैं। लड़की वाले तो 50 लड़के भी दिखा दो तो वो मेरे पास फ़ोन ही खड़क रहे होते हैं। मैंने कहा उसको देख लेती भाई, अभी हाँ माना कि पढ़ा लिखा तो है ना, तनख्वाह थोड़ी है तो क्या हुआ, जिंदगी पड़ी है ना उसकी। अभी 27-28 का बच्चा क्या CEO बन जाएगा? क्या उसके पास अभी से मर्सिडीज और करोला आ जाएगी? हैं? क्या हमारे माँ बाप जब इंडिया से आए थे क्या थे? खाली हाथ थे, पैरों में जूतियां नहीं थी, सर पे दुपट्टे नहीं थे, कोठियां बनाई के नहीं मेहनत करके हमारे माँ बाप ने घर दर दिए। तो फिर तुम लोगों ने क्या, तुम लोग तो बड़े बनाए घरों में आई हैं, तुम लोगों ने कितनी मेहनत की है इन चीजों के लिए। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, जी बिल्कुल, ये सारे मामलात हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम स्पेसिफिकली डिस्कस करें वो ये कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां बहुओं को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। वो कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर रही हो, वो कॉम्प्रोमाइज भी कर रही होती हैं, वो कमा के भी ला रही होती हैं, वो घर भी चला रही होती हैं, सारा सिस्टम भी चला रही होती है, उसके बावजूद भी अगर सास तगड़ी हो, सास तंग करी हो, या वो एनवायरनमेंट उसको घर में ना दिया जाए, तो ऑब्वियसली एक बददिली तो होती है। आज हम स्पेशली इस पर बात कर रहे हैं, तो काइंडली थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि एनवायरनमेंट किस तरह का देना चाहिए बहू को के ताकि वो भी अच्छे से एडजस्ट कर सके। अच्छा, वो अब मेरा ख्याल उस तरह की बहुएं जो बड़ी सख्त किस्म की थी वो ज़रा थोड़ी सी पिघल गई हैं। उस तरह की बेटा जलील औरतें नहीं रही हैं। सॉरी टू से दैट, आई एम वेरी वेरी सॉरी, कि उनको भी वो रियलाइजेशन है, उनको भी ये रियलाइजेशन है कि अभी बहू आएगी तो ये चीज़ एक आध घर में पकी हुई हो, ताकि वो आए तो उसके ऊपर इतना बर्डन ना पड़ जाए। वो अपना एटीज चाय वाय पिए, घर को देखे, बच्चे को देखो, अपने मियाँ के साथ बैठे और फिर वो थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर ले। खाना एक सालन बना हुआ होता है, चाहे रोटियाँ बाजार से मंगा लो, चाहे खुद पेड़े बनाओ और फटाफट रोटी 15 मिनट में बन जाती है। हाय रोटी बनाना, हाय ये करना, हाय हाय करना वो भी छोड़ दें। और सासों को भी चाहिए कि अपनी बहुओं के लिए जब वो आए तो उनके लिए चाय पानी का ज़रा सा इंतज़ाम भी कर लिया करें, ताकि वो थकी हुई आई है उसको थोड़ा सा कंफर्ट पहुँचाएँ, उसका कमरा साफ़ हो, ज़रा बच्चे भी साफ़ सुथरे कह दो कि बेटा मुँह हाथ धो लो, अम्मी आ रहे हैं। ये थोड़ी क्या वो आकर अब अपने बच्चों को नहलाए धुलाए और करे। तो ये चीज़ें जो है सासों को देखनी चाहिए कि घर का निज़ाम सही हो, चीज़ें और सेटल्ड हो, सही हो, बिखरी हुई ना हो, उसको आते ही टेंशन ना हो कि ये क्या घर का हाल है। एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सो दैट जो लड़की आई हुई है अगर वो जॉब कर रही है तो थोड़ी सी वो रिलैक्स्ड फील करे और थोड़ा सा घर में उसको मिसेस खान बिल्कुल बड़ा ही जबरदस्त बड़ा साहिब आपका मशवरा है। लेकिन आजकल बहुओं की जानिब से भी ये शिकायत मिलती है, जो वर्किंग वुमेन भी हैं वो कहती हैं कि सब कुछ हम पे डाला जाता है। इवन हमारे बच्चे भी जो हैं अगर वो छोटे हैं और हम जॉब कर रहे हैं तो उनको भी नहीं संभाला जाता, उन्हें भी वक्त नहीं दिया जाता। इतनी तो मोहब्बत शफकत होनी चाहिए कि दादा दादी जो हैं वो बच्चे को कुछ देर के लिए संभाल सकें।
देखें पहले जो पौध होती थी ना, पहले जो बच्चे होते थे ना, वो माँ इतना नहीं संभालती थी, माँ जरा काम कर रही होती थी, और जो संभालना होता था वो काम नानियों और दादियों दादा दादी बैठे होते थे, उनकी ऑब्जर्वेशन में वो बच्चे पल रहे होते थे, उनकी निगहदाश्त में, और उनकी वो समझती थी, और उनको प्यार होता था, मोहब्बत होती थी अपने पोते पोतियों से, नवासे नवासियों से, तो उनकी गोदों में बच्चे हर वक्त रहते थे। या फिर दादा चले गए दुकान पे या इधर उधर बाहर सैर करने चले गए, तो बच्चे को प्रैब में बिठा लिया, उसको घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, और कभी गार्डन में लेकर जा रहे हैं, कभी उसको तितलियां या बर्ड्स दिखा रहे हैं, वो उसको ल्योर करते रहते थे। और वो औरत जो होती थी इत्मीनान से, उसको थोड़ा रिलैक्स टाइम मिल जाता था, वो घर के काम करती थी, और दादियाँ भी जो थी ना हेल्प आउट कर देती थी, सारा वो पका कर सब्जी वब्जी बना कर रख देती थी, ताकि जो काम अपनी बहू से करवा रही हैं उसको भी इजी रहे, उसको भी फिर टाइम मिले, वो भी रिलैक्स रहे, वो भी दोपहर को सोए, उसको सास को ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि वो भी एक इंसान है, बच्चे भी पैदा कर रही है, अगर कमा रही है तो माशाल्लाह सोने पे सुहागा, वो कमा रही है, तो उसको तो आप बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दें, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखें, उसकी टाइमिंग्स का ख्याल रखें, उसको आप प्रोवाइड करें कि वो मैक्सिमम अपने आप को रिलैक्स कैसे करें, मेंटली एंड फिज़िकली उसको आराम मिलना चाहिए, ताकि वो दूसरे दिन के लिए बिल्कुल हशाश बशाश तैयार हो अपने काम के लिए, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, अपनी जॉब पर जाने के लिए। तो उसको बर्डन नहीं डालना चाहिए, सुबह हबड़ दबड़ नहीं होनी चाहिए, रात को चीज़ें इत्मीनान से सब सेटल करके सोएं, साथ में उसके पास एक हेल्पर हो, और सास भी बता, अगर इतना नहीं करती तो बैठे हुए भी वो इंस्ट्रक्ट कर सकती है बच्चों को, नौकरानी को, कि ये चीज़ यूं कर सको, यूं कर दो, ताकि सुबह तुम लोग इत्मीनान से ऑन टाइम आप लोग चले जाओ, और दोपहर का भी थोड़ा ख्याल रख लें, दोपहर को भी उसकी इंस्ट्रक्शंस ही बहुत ही ज़्यादा होंगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, टाइम की किल्लत है, और बहुत ही एक्यूरेट आप बातें कर रही हैं कि बड़ों को भी बड़ा बनना पड़ता है, और बड़ों की इंस्ट्रक्शंस ही काफी होती हैं, बड़ों की मौजूदगी ही काफी होती है अगर सास इस तरह से काम करना शुरू कर दे। आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और जिस तरह से हम देखते भी हैं कि अगर आ जाता है बहू से, तो यही उम्मीद अपनी बेटी के लिए भी रखें ना, कि बेटी ने भी कहीं किसी घर में बहू बनकर जाना है, तो अपनी बेटी के लिए भी वही सारी चीजें होनी चाहिए जो आप फिर अपनी बहू के लिए सोच रहे होते हैं, या फिर आप अपनी अगर बहू के लिए सोच रहे हैं तो वही इंस्ट्रक्शंस फिर बेटी को भी दें, क्योंकि उसने अपने अगले घर जाना है। तो दोनों तरफ से हट के भी सास बहू के अलावा भी आप एक दूसरे को इंसान समझे, एक दूसरे के लिए काम आए, एक दूसरे के लिए जितना हो सकता है आप वो करें, तो फिर जो घर है वो बड़ा पुरसकून गहवारा बन जाएगा यकीनन, और जन्नत का मंजर पेश करेगा। तो जनाब, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।